1 अध्याय 001 उच्च उपलब्धि हासिल करने वाला। बच्चे, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है और मैं अब तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम पहाड़ से नीचे जाकर घूम सकते हो। याद रखिए, 18 साल पहले मैंने रिवर सिटी के लुइस परिवार के साथ एक समझौता किया था। लुइस परिवार के पास जरूर जाएं और सगाई का सम्मान करें। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में आपकी 5 बड़ी बहनें हमेशा मुझसे पूछती रहती थीं कि आप पहाड़ से नीचे कब आएंगे। अगर आपके पास समय हो तो उनसे मिलने जरूर जाएं, क्योंकि वे सभी आपको बहुत याद करते हैं। और मैंने कुछ साल पहले एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की थी। चूंकि मैं अब आसपास नहीं रहूंगा, इसलिए अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आखिरी बात आपके अपने जीवन के बारे में है। अगर आपको 3 साल के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपके जन्मजात शुद्ध यांग शरीर से मेल खाता हो, तो आपका काम खत्म हो गया। रिवर सिटी की ओर जाने वाले राजमार्ग पर अर्नब एक लाल रंग की मासेराती प्रेसिडेंट की पिछली सीट पर बैठे थे, खिड़की से बाहर के नज़ारे को देख रहे थे और उन बातों के बारे में सोच रहे थे जो नील कूंस ने पहाड़ से नीचे उतरने से पहले उनसे कही थीं। यह अज्ञात है कि नील कूंस किस तरह के महत्वपूर्ण काम कर रहे थे कि उन्हें इतनी जल्दबाजी में वहां से जाना पड़ा। कार में 2 महिलाएं हैं। गाड़ी चलाने वाली एक युवती है। उनके बगल में एक परिपक्व महिला बैठी है। उस युवती के कंधे तक लंबे बाल हैं, तरबूज के बीज के आकार का चेहरा है, और उसने एक खास तौर पर सिलवाया हुआ बेज रंग का पेशेवर सूट पहना है जो उसके सुडौल शरीर को उभारता है। उस परिपक्व महिला के लंबे काले बाल पीछे की ओर बंधे हुए हैं। उसका चेहरा नाजुक और अंडाकार है। उसने शरीर से चिपकी हुई काली चोंगसम पहनी है, और उसका शरीर एक पके हुए आड़ू की तरह भरा हुआ और आकर्षक है। महिलाओं की सुंदरता और आकृति दोनों को देवियों में भी देवियों के समान बताया जा सकता है। कुछ समय पहले ही उन्होंने इन 2 महिलाओं को लुटेरों के एक गिरोह से बचाया था। इसलिए इन दोनों ने उसे रिवर सिटी तक लिफ्ट देने का वादा किया। वह सोचने लगा कि उसकी बाल दुल्हन, उसकी मंगेतर की सुंदरता इन दोनों सुंदरियों की तुलना में कैसी थी। उस समय गाड़ी चला रही युवती ने कहा, महोदय, अभी हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। अन्यथा मेरी चाची और मैं खतरे में पड़ जाते। अर्नब ने सिर हिलाते हुए कहा, ये तो बस एक साधारण सा काम था, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। महोदय, मेरा नाम जूलिया स्टीवर्ट है। ये मेरी चाची जूली स्टीवर्ट हैं। युवती ने अपना और परिपक्व महिला का परिचय दिया और फिर पूछा, आपका नाम क्या है? लायनल ने जवाब दिया, मेरा नाम लायनल येगर है। श्री येगर, क्या आप नौकरी ढूंढने के लिए रिवर सिटी जा रहे हैं? जूलिया ने पूछा, और फिर कहा, अगर आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत है, तो हम आपके लिए नौकरी का इंतजाम करने में मदद कर सकते हैं। यह सही है। और अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है, तो हम उसका इंतजाम करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं, जूली ने बीच में कहा। लियोनेल के साधारण पहनावे को देखते हुए दोनों महिलाओं ने अनुमान लगाया कि वह काम की तलाश में रिवर सिटी जा रहा है। मैं वहां नौकरी ढूंढने नहीं जा रहा हूं, लियोनेल ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं लुइस परिवार की मिस सिंडी लुइस के साथ अपनी सगाई पूरी करने के लिए रिवर सिटी जा रहा हूं। क्या मिस लुइस के परिवार के साथ एक वादा निभाना? जूलिया अचानक जम सी गई, उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। जूली ने भी उसे अजीब से भाव से देखा। हालांकि स्टीवर्ट परिवार जितना धनी नहीं था, फिर भी लुइस परिवार रिवर सिटी में एक तृतीय श्रेणी का परिवार था, जिसे धनी परिवारों का हिस्सा माना जाता था। यह मानना मुश्किल है कि इस युवक ने दावा किया कि वह लुइस परिवार के पास एक वादा पूरा करने जा रहा था। दोनों महिलाओं के चेहरों पर अजीब भाव देखकर लियोनेल ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जूलिया और जूली दोनों ने ही कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर तौर पर वे अविश्वास जता रही थीं। लियोनेल ने कंधे उचकाते हुए कहा, मानो या न मानो, ये तुम पर निर्भर करता है। वैसे मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। जूलिया और जूली ने आगे कुछ नहीं पूछा। उन्हें लगा कि लियोनेल सिर्फ शेखी बघार रहा है। सिंडी लुइस, आखिरकार, लुइस परिवार की युवा मालकिन थीं। और लियोनेल एक साधारण और सीधा सादा देहाती लड़का था। वे दोनों एक ही दुनिया के प्रतीत नहीं होते थे और उनके बीच कभी कोई संबंध नहीं बन सकता था, सगाई तो दूर की बात है। रास्ते भर लियोनेल बीच बीच में दोनों महिलाओं से बातचीत करता रहा। 1 घंटे से अधिक की ड्राइव के बाद वे आखिरकार रिवर सिटी के शहर के केंद्र में पहुंचे। लेकिन ठीक इसी क्षण जूली ने अचानक अपनी छाती पकड़ ली, तेजी से सांस लेने लगी, ठंडे पसीने से तर हो गई और स्पष्ट दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया। चाची, क्या हुआ? जूलिया चौंक गई और जल्दी से गाड़ी को किनारे रोक लिया। जूली ने कमजोर आवाज में कहा, जूलिया, मैं ठीक हूं, बस मेरी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। जब हम बाद में अस्पताल पहुंचेंगे तो मैं इसे डॉक्टर से जांच करवा लूंगा। येगर ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, खूबसूरत, इस रफ्तार से तो तुम अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाओगी। आपका क्या मतलब है? जूलिया तुरंत ही नाखुश हो गई। उसके दादाजी के अलावा उसकी चाची, जूली स्टीवर्ट, उसके प्रति सबसे दयालु व्यक्ति थीं।
वह नहीं चाहती थी कि उसकी चाची को कुछ भी हो। येगर की बातों से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर जूली की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आपकी चाची कम से कम 3 साल से मायोकार्डिटिस से पीड़ित हैं। येगर ने जूली की ओर देखा और आगे कहा, जब भी ऐसा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दिल मरोड़ दिया जा रहा है और उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे घुटन हो सकती है। आज के लक्षण पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना ज्यादा खराब हैं, यही वजह है कि वह इतनी कमजोर है। उसके पास जीने के लिए केवल 10 मिनट बचे हैं, और अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो उस समय के बाद उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जूलिया अचानक गुस्से में आ गई, मेरी चाची को सिर्फ अस्थमा है। इस समय जूली का दिल बुरी तरह से हिल गया था। उसने अविश्वास भरी निगाहों से येगर की ओर देखा, उसकी आवाज कांप रही थी, श्रीमान येगर, आपको कैसे पता चला कि मुझे मायोकार्डिटिस है? मैंने उस बूढ़े आदमी से कुछ चिकित्सीय कौशल सीखे, येगर ने उत्तर दिया। जूलिया चौंक गई लेकिन जल्दी ही उसे बात समझ आ गई। उसने घबराकर पूछा, मौसी, क्या हो रहा है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम हमेशा यही कहते थे कि यह सिर्फ सामान्य अस्थमा है। खांसी खांसी। जूली कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे तेज खांसी आने लगी। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। चाची, आपको क्या हुआ है? जूलिया ने बेहोश हो रही जूली को तुरंत सहारा दिया और खुद और भी ज्यादा चिंतित हो गई। मुझे डराओ मत, जूलिया अपनी चाची के बिना नहीं रह सकती। श्री येगर, चूंकि आप मेरी चाची की बीमारी का निदान कर सकते हैं, तो क्या आपके पास उनके इलाज का कोई तरीका है? जूलिया ने येगर की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। जब तक आप मेरी चाची को बचा सकते हैं, कोई भी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। येगर ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं आपकी चाची की जगह केवल अस्थायी रूप से ही काम कर सकता हूं। शुक्रिया श्रीमान येगर। जूलिया की भावनाएं थोड़ी शांत हो गईं। इसी क्षण येगर ने अपना दाहिना हाथ उस अधेड़ उम्र की महिला के सीने की ओर बढ़ाया। आप क्या कर रहे हो? ये देखकर जूलिया आश्चर्य से चिल्ला उठी। उसने इस लड़के पर इतना भरोसा किया था, लेकिन उसे उससे इतनी अश्लील हरकत की उम्मीद नहीं थी। येगर ने बेबसी भरे भाव से कहा, चिंता मत करो, चूंकि समस्या उस खूबसूरत महिला के दिल में है, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से दिल के क्षेत्र से ही शुरुआत करनी होगी। जूलिया ने ठंडी निगाहों से येगर को देखा, अगर तुमने जानबूझकर मेरी चाची का फायदा उठाया, तो तुम इसके अंजाम भुगतने के लायक नहीं रहोगे। येगर ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे को एक साथ लाया, अपने शरीर में मौजूद वास्तविक ऊर्जा को प्रवाहित किया, और जूली के दिल के पास स्थित एक एक्यूपॉइंट को छुआ। यह नील कूंट्ज की पुस्तक, द मेडिकल इमॉर्टल्स ट्रेजर, की गुप्त तकनीकों में से एक थी, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी एक्यूपॉइंट हैंड तकनीक कहा जाता है। जैसे ही येगर की उंगली उसे छुई, उसे अचानक कोमलता का एहसास हुआ और उसका मन तुरंत विचलित हो गया। बेहोश जूली को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था और उसके गाल लाल हो गए थे। येगर ने खुद को संभाला और महिला के हृदय क्षेत्र को फिर से छुआ, लेकिन तुरंत अपना हाथ हटा लिया। अचानक बेहोश पड़ी जूली की खांसी रुक गई और उसके चेहरे का रंग सामान्य हो गया। येगर ने जूलिया से कहा, छोटी बच्ची, तुम्हारी चाची अब ठीक है। मुझे जाना है बॉय। इतना कहकर येगर ने कार का दरवाजा खोला और चला गया। जूलिया का पूरा ध्यान जूली पर था और उसने येगर के जाने पर ध्यान नहीं दिया। इसी क्षण जूली ने अपनी आंखें खोली और जूलिया ने झट से पूछा, मौसी, अब आपको कैसा लग रहा है? अध्याय 2, विवाह रद्द करने का अपमान। जूली स्टीवर्ट ने गहरी सांस ली और उत्साह से कहा, मुझे लग रहा है कि मेरा चक्कर आना बंद हो गया है, सांस फूलना भी गायब हो गया है, मेरे दिल में अब दर्द भी नहीं हो रहा है। जूलिया स्टीवर्ट अवाक और बेहद हैरान रह गईं। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता, तो वह कभी इस पर विश्वास न करती। उस आदमी ने उसकी चाची की छाती के आसपास कुछ बिंदुओं को हल्के से छुआ, और उसकी चाची के लक्षणों में आराम मिल गया। जूली ने आसपास का जायजा लिया और जल्दी से पूछा, जूलिया, मिस्टर कहाँ हैं? येगर। जूलिया को होश आया, वह उसने छोड़ दिया। क्या? उसने छोड़ दिया? जूली ने उत्साह से कहा, दिव्य डॉक्टर, श्रीमान येगर एक दिव्य चिकित्सक हैं। आपने उसे जाने क्यों दिया? हमने तो उन्हें धन्यवाद भी नहीं दिया। और क्या? जूलिया ने पूछा। जूली ने तेजी से सांस लेते हुए कहा, श्रीमान येगर के चमत्कारी चिकित्सा कौशल से आपके दादाजी के ठीक होने की पूरी संभावना है। जूलिया ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, चाची, इतने सालों में इतने सारे डॉक्टर मेरे दादाजी को ठीक नहीं कर पाए हैं। क्या वह सचमुच ऐसा कर सकता है? वह मेरी बीमारी और उसके शुरू होने का समय एक नज़र में देख सकते थे। जूली ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आगे कहा, और तो और, वह मुझे कुछ ही मिनटों में मौत के मुंह से वापस लाने में सक्षम था।
आप ही बताइए, क्या वह ऐसा कर सकता है? हमें श्रीमान को ढूंढना होगा। येगर। जूलिया चौंक गई, फिर उसे होश आया। उसने अफसोस जताते हुए कहा, चाची, लेकिन वह तो चला गया है, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? जूली ने गहरी सांस ली और बोली, क्या श्रीमान ने? येगर ने बस इतना कहा कि वह लुईस परिवार के साथ अपनी शादी की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने जा रहा था। अब हम लुईस परिवार के पास जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। ठीक है। कार स्टार्ट करते ही जूलिया की आंखें चमक उठी और वह सीधे लुईस के घर की ओर चल पड़ी। एलिप्सिस। लुईस फैमिली विला। हॉल में। पहाड़ों का एक देहाती लड़का हमारी दूसरी मिस लुईस से शादी करना चाहता है। तुम सपना देख रहे हो। एक मेढक हंस का मांस खाना चाहता है, लेकिन वह अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं करता। देहाती लड़के, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, यहां से चले जाओ। लुईस परिवार ने अपने सामने खड़े एक युवक का मौखिक रूप से उपहास किया और उसे वहां से भगा दिया। आज रिवर सिटी के लुईस परिवार की युवती सिंडी लुईस और वेल परिवार के युवा मुखिया डियोन वेल की सगाई का दिन था। प्रमुख निगमों के अध्यक्षों और धनी परिवारों के सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिससे यह एक जीवंत आयोजन बन गया। अप्रत्याशित रूप से अर्नव नाम का एक व्यक्ति सगाई के भोज में हाथ में विवाह अनुबंध लेकर प्रकट हुआ और मिस लुईस के साथ विवाह अनुबंध को पूरा करने का अनुरोध किया। इससे लुईस परिवार के लोग बेहद नाराज हो गए। रिवर सिटी में रहने वाला वह तृतीय श्रेणी का परिवार अंततः द्वितीय श्रेणी के वेल परिवार के करीब आ गया और उसे स्वयं द्वितीय श्रेणी का परिवार बनने का मौका मिला, इसलिए उसे इस अवसर का लाभ उठाना ही था। इसलिए वे किसी को भी इस विवाह में हस्तक्षेप करने और अपने सौभाग्य को बर्बाद करने की अनुमति नहीं देंगे। अर्नव ने विवाह अनुबंध को हाथ में लिया और लुईस परिवार के सदस्यों को खाली निगाहों से घूरते हुए बहुत परेशान महसूस किया। वह नील कूंस की व्यवस्था के अनुसार लुईस परिवार के पास विवाह अनुबंध पूरा करने के लिए आया था, लेकिन किसे पता था कि वे उसका अभिवादन तक नहीं करेंगे और इसके बजाय एक और सगाई की व्यवस्था कर देंगे। लियोनेल ने गहरी सांस ली और लाल सूट पहने विक लुईस की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बूढ़े लुईस, उस समय मेरे मालिक से इस विवाह अनुबंध पर सहमत होने के लिए आपने ही विनती की थी। क्या अब आप अपने वादे से मुकर जाएंगे? नील ने उसे बताया था कि इतने साल पहले उसने बूढ़े लुईस की जान बचाई थी, जिससे उसकी उम्र 20 साल बढ़ गई थी। बूढ़ा लुईस बेहद आभारी था और उसने नील का दामाद बनने की इच्छा जताई और बदले में लुईस परिवार की सारी संपत्ति देने की पेशकश भी की, जिसके बाद नील मान गया। इसके अलावा नील ने यह भी वादा किया कि जब तक लुईस परिवार अपना वादा निभाता रहेगा, वह बूढ़े लुईस को 10 साल का और जीवन देगा। हम्फ। विक लुईस ने उपहास उड़ाते हुए कहा, बच्चे, 20 साल बीत चुके हैं, विवाह अनुबंध तो स्वाभाविक रूप से अमान्य हो चुका है। उस समय तो मैं आपके मालिक के प्रति केवल शिष्टाचार निभा रहा था, क्या आपने इसे गंभीरता से लिया? किसी भी हालत में मैं हमारी अन्ना को किसी पहाड़ी ग्रामीण डॉक्टर के शिष्य से शादी करने की अनुमति कभी नहीं दूंगा। लूसी लुईस ने घमंड से लियोनेल पर चिल्लाते हुए कहा, जरा खुद को देखो। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या आपके पहने हुए कपड़ों की कुल कीमत भी 100 युआन है? तुम तो भिखारी जैसे दिखते हो। यहां से दफा हो जाओ, बदबूदार भिखारी। दूसरी मिस लुईस, सिंडी, भी खड़ी हो गई और घमंड से बोली, लायनल, मेरे पति मुझ में सबसे अच्छे होंगे, वे जरूर किसी अमीर परिवार से होंगे। और तुम कौन हो? पहाड़ों से आए एक आदमी को मुझसे शादी करने का क्या अधिकार है? मुझसे शादी करने के लिए आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए? डियोन वेल ही एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी करेगी। ब्रांडेड सूट पहने हुए डियोन वेल ने व्यंग्यपूर्वक कहा, बच्चे, मैं वेल परिवार के अगले मुखिया का उत्तराधिकारी हूं और हमारी पारिवारिक कंपनी का सीईओ हूं, जिसकी संपत्ति 100 अरब डॉलर से अधिक है। और आपका क्या हाल है? पैसा नहीं तो शक्ति नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान अन्ना के लिए मुझसे मुकाबला कर सकते हैं? लायनल येगर ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, मेरा इरादा किसी घिसी पिटी बदनाम महिला के लिए तुमसे लड़ने का नहीं है। वह पहले ही देख चुका था कि सिंडी लुईस कुंवारी नहीं थी और उसके आसपास कई पुरुषों की मौजूदगी के आभास थे। चूंकि मामला ऐसा था, इसलिए इस सगाई का कोई महत्व नहीं था। वह निश्चित रूप से उसकी गड़बड़ी को संभालने वाला व्यक्ति नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम लड़की कहने की? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। अपनी कमजोरी उजागर होते देख सिंडी लुईस चीख पड़ी। उनका प्रेम जीवन वास्तव में अनैतिक था, क्योंकि उनके कई पुरुषों के साथ संबंध थे। हालांकि अर्नव द्वारा सीधे सीधे नाम लिए जाने पर उन्हें बेहद अपमानित महसूस हुआ। कमरे में मौजूद कई लोग दबी आवाज में कुछ फुसफुसा रहे थे। कुछ बातें तो सबको पता थीं, लेकिन उनका जिक्र करना बहुत शर्मनाक था। सिंडी की मां ल्यूसिल हापत दहाड़ते हुए बोली, चलो, इस बच्ची को मार डालो। जैसे ही लुईस परिवार के संरक्षक आगे बढ़ने वाले थे, विक लुईस ने जोर से चिल्लाकर कहा, बस बहुत हो गया। शर्म नहीं आती? लुईस परिवार के कई संरक्षक अचानक रुक गए।
कई प्रतिष्ठित परिवारों के सदस्यों की मौजूदगी में वह अपने परिवार को बदनाम नहीं करना चाहती थी, बल्कि अर्नव को जल्द से जल्द वहां से चले जाने के लिए मजबूर करना चाहती थी। विक लुइस ने अर्नव को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम जो हंगामा कर रहे हो उसका कारण सिर्फ पैसा नहीं है। इतना कहकर बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को हिदायत दी, डेरिक, इस लड़के को 10 लाख दे दो, उससे शादी का अनुबंध ले लो, और फिर उसे कह दो कि दफा हो जाए। जी हाँ, पिताजी। डेरिक ने सिर हिलाया, एक चेक निकाला, उस पर कुछ नंबर लिखे, उसे अर्नव के पैरों पर फेंक दिया, और फिर हाथ बढ़ाकर कहा, चेक उठाओ, शादी का अनुबंध दो, और फिर तुम जा सकते हो। हे। कोट। लायनल येगर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, विक लुइस, आप वाकई बहुत उदार हैं। क्या आपको लगता है कि 20 साल का जीवनकाल 10 लाख के बराबर है? विक लुइस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बच्चे, 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। लूसी लुइस ने ताना मारते हुए कहा, अरे भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिकायत करने की? तुम्हारे जैसे देहाती, क्या तुम 10 या 20 साल में 1 मिलियन कमा भी सकते हो? जल्दी करो और विवाह का अनुबंध लाओ। सिंडी लुइस सीधे अर्नव के पास दौड़ी, उसके हाथ से शादी का अनुबंध छीन लिया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और गुस्से में उस पर पैर पटक दिया। अर्नव हंसे, उनकी हंसी विशेष रूप से ठंडी थी। सिंडी लुइस, मुझे उम्मीद है कि आपको आज आपने जो किया है उसका पछतावा नहीं होगा और आप भविष्य में मेरे पास भीख मांगने नहीं आएंगी। खेद, क्या तुम भीख मांग रहे हो? सिंडी लुइस ने उपहास उड़ाते हुए कहा, आज मैंने जो किया, मुझे उसका कभी पछतावा नहीं होगा। आपसे भीख मांगने की बात तो और भी असंभव है। वहां मौजूद लोग भी अर्नव को तिरस्कार और उपहास की दृष्टि से देख रहे थे, मानो वे किसी मस्खरे को देख रहे हों। लुइस परिवार और वेल परिवार पहले से ही सगाई कर चुके थे। यहां इतना हंगामा करने का क्या मतलब था? लेकिन ठीक उसी क्षण दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। स्टुअर्ट परिवार की तीसरी महिला और मिस स्टुअर्ट आ गई हैं। आवाज सुनते ही भीड़ एक साथ प्रवेश द्वार की ओर देखने लगी। उन्होंने दो खूबसूरत महिलाओं को आकर्षक कद काठी और शालीन व्यवहार के साथ अंदर आते देखा। सिंडी लुइस तो उसके सामने फीकी पड़ गई, जैसे कोई मुर्गी फीनिक्स पक्षी के सामने फीकी पड़ जाती है। वहां मौजूद अन्य धनी युवतियां भी हीन भावना महसूस कर रही थीं। क्या ये तीसरी मैडम स्टीवर्ट और मिस जूली स्टीवर्ट रिवर सिटी के सबसे प्रतिष्ठित परिवार स्टीवर्ट परिवार से नहीं हैं? वे यहाँ क्यों हैं? हे भगवान, ये तो कितनी खूबसूरत हैं, मानो आसमान से कोई परी उतर आई हो। क्या ऐसा हो सकता है कि लेडी स्टीवर्ट और मिस स्टीवर्ट सगाई के भोज में शामिल होने आई हों? लुइस और वेल परिवारों के चेहरे वाकई बहुत बड़े हैं। क्या उन्होंने वास्तव में स्टीवर्ट परिवार को आमंत्रित किया था? लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, उनकी आंखों में उत्साह झलक रहा था क्योंकि वे दोनों महिलाओं को देख रहे थे। हाँ, पता चला कि लेडी स्टीवर्ट और मिस स्टीवर्ट आ गई हैं। आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय अतिथिगण। विक लुइस ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। रास्ते से अलग हटें। सिंडी लुइस ने अर्नव को एक तरफ धकेल दिया और जल्दी से उनका अभिवादन करने चली गई। बेशक, न केवल लुइस परिवार के सदस्य, बल्कि वेल परिवार के सदस्य और अन्य प्रमुख परिवारों के लोग भी उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। स्टीवर्ट परिवार रिवर सिटी का एक प्रतिष्ठित परिवार था, और उनके साथ संबंध रखना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि, जूली स्टीवर्ट और जूलिया स्टीवर्ट ने बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे अर्नव की ओर चल पड़ी। जूली का चेहरा खुशी से खिल उठा। श्रीमान येगर, मुझे पता था कि तुम यहीं हो। 3 अध्याय 003 जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। पल भर में ही घटनास्थल पर मौजूद हर कोई अचंभित रह गया। सभी को लगा कि जूलिया स्टीवर्ट और जूली स्टीवर्ट सगाई की दावत में शामिल होने आई हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सच नहीं है। इसके अलावा, मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि लेडी स्टीवर्ट और मिस स्टीवर्ट इस छोटे पहाड़ी लड़के को लेने आ रही हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? एक तरफ स्टीवर्ट परिवार है, और दूसरी तरफ पहाड़ी लड़का है। इन दोनों पार्टियों का आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है ना? लायनल येगर को उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों खूबसूरत महिलाएं सचमुच उनका पीछा करते हुए यहां आ जाएंगी। सुंदर, अब कैसा लग रहा है? लियोनेल ने जूली से पूछा। जूली ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान को धन्यवाद। येगर, मेरा शरीर अब काफी बेहतर है। विक लुइस पास आया और संदेह से पूछा, लेडी स्टीवर्ट, क्या आप इस बच्चे को जानती हैं? जूली ने सिर हिलाया और हल्के से कहा, ये सज्जन मेरे उपकारक होने के साथ साथ मेरे मित्र भी हैं। एना लुइस भी पास आई, रूखी हंसी हंसते हुए बोली, लेडी स्टीवर्ट, क्या आप गलत हो सकती हैं? ये बच्चा अभी अभी पहाड़ों से आया है। कोट। जूली के बोलने का इंतजार किए बिना ही जूलिया ने भौहें चढ़ा ली। तो क्या हुआ अगर वह पहाड़ों से आया था? क्या इसका मतलब यह है कि वह हमारा दोस्त नहीं हो सकता? उसने पहले ही गौर किया था कि लियोनेल का लेविस परिवार के साथ तालमेल ठीक नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह
लेविस परिवार के प्रति दोस्ताना व्यवहार नहीं दिखाती थी। एना ने तुरंत कहा, मिस स्टीवर्ट, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है, आपके और लेडी स्टीवर्ट के रुतबे को देखते हुए, आप इतने निचले दर्जे के लोगों से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? जूलिया का चेहरा भावहीन हो गया। मिस लुईस, ऐसा लगता है कि हमारे स्टीवर्ट परिवार के दोस्त कौन हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर अन्ना ने अपना मुंह खोला, लेकिन जवाब देने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। हालांकि अल्मा लुईस ने नाराजगी से कहा, हम आपको बस ये याद दिला रहे हैं कि कुछ गंदे लोगों से दोस्ती न करें। आपका क्या रवैया है? हम। जूलिया ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अल्मा को ठंडी निगाहों से घूरने लगी। विक लुईस अचानक चौंक गया और जल्दी से अल्मा पर चिल्लाया, चुप रहो। अल्मा ने शर्मिंदा चेहरे के साथ कहा, दादाजी, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था। विक लुईस गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सीधे अल्मा के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। अल्मा जोर जोर से रोने लगी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। विक लुईस ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस स्टीवर्ट, युवा पीढ़ी अज्ञानी है, कृपया हमें क्षमा करें। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। हालांकि लुईस परिवार भी एक धनी परिवार था, लेकिन वे स्टीवर्ट परिवार से कहीं अधिक निम्न स्थिति में थे। अगर वे स्टीवर्ट परिवार को नाराज कर देते, तो लुईस परिवार के लिए रिवर सिटी में पैर जमाना मुश्किल हो जाता। मिस स्टीवर्ट, मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसक रही हूं। मैं वेल परिवार से डियोन वेल हूं। इसी समय डियोन वेल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और जूलिया स्टीवर्ट की ओर अपना हाथ बढ़ाया। रिवर सिटी के धनी परिवारों के सभी युवा अभिनेत्रियों की सपनों की प्रेमिका जूलिया स्टीवर्ट थी, और वह भी इसका अपवाद नहीं थे। क्या हम करीब हैं? जूलिया की आंखें ठंडी थीं, और उसका हाथ मिलाने का भी कोई इरादा नहीं था। डियोन वेल ने अजीब सी मुस्कान के साथ अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, मिस स्टीवर्ट, मैं हमेशा से आपको जानने का मौका ढूंढता रहा हूं। हालांकि जूलिया ने डियोन वेल को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह एक सौम्य मुस्कान के साथ लियोनेल की ओर मुड़ी और बोली, श्रीमान येगर, मेरी चाची और मैं आपसे एक मदद मांगना चाहते हैं, क्या ये ठीक रहेगा? जूलिया की मुस्कान देखकर वहां मौजूद सभी पुरुष अवाक रह गए। उन्हें अचानक अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई, उनकी सांसें तेज हो गईं, और उन्हें अपने पहले प्यार की याद आ गई। लियोनेल मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। जूलिया बहुत खुश थी। श्रीमान येगर, चलो बाहर चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है। लायनल ने सिर हिलाया और जूलिया स्टीवर्ट और जूली स्टीवर्ट के साथ जाने ही वाला था। हालांकि जाने से पहले लियोनेल ने सादे चेहरे से विक लुईस की ओर देखा और कहा, विक लुईस, मुझे आपको एक बात याद दिलानी है। जल्दी करो और ताबूत तैयार करो, तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। कमीने, तू। कोट। एना गाली देने ही वाली थी कि विक लुईस की निगाह ने उसे रोक दिया। वह देख सकता था कि जूलिया और जूली दोनों लियोनेल का साथ दे रही थीं, और स्वाभाविक रूप से वह लियोनेल की वजह से स्टीवर्ट परिवार को नाराज नहीं करना चाहता था। हालांकि विक लुईस का चेहरा पहले ही काला पड़ चुका था। ऐसे शब्द सुनकर कोई भी क्रोधित हो जाएगा। बेशक उसे लगा कि अर्नब उसे डराने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उन्हें लगा कि उनका शरीर अभी भी अच्छी स्थिति में है, और वे बिना किसी समस्या के अगले 10 या 8 साल तक जीवित रह सकते हैं। उन्हें इस बात पर हैरानी हो रही थी कि लियोनेल पहाड़ों से अभी अभी लौटा था, फिर भी वह स्टीवर्ट परिवार के सदस्यों को कैसे जानता था। डियोन वेल की आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। उन्हें अर्नब और जूलिया स्टीवर्ट की याद आ रही थी। लुईस परिवार के विला से प्रस्थान करते हुए लायनल ने पूछा, क्या मैं आप दोनों सुंदरियों से पूछ सकता हूं कि आप मुझसे किस काम में मदद चाहती हैं? इन दोनों के बारे में उनकी राय काफी अच्छी थी। वे आज उसे शहर तक ले आए थे और उन्होंने लुईस परिवार के अहंकार को कम करने में मदद की थी। इसलिए वह मदद करने के लिए तैयार था। इसके अलावा वह अभी अभी रिवर सिटी पहुंचा था और अभी तक किसी परिचित व्यक्ति को नहीं जानता था। इसलिए अगर उसे बाद में कुछ करने की जरूरत पड़ती, तो वह उनसे मदद मांग सकता था। जूलिया ने कहा, श्रीमान येगर, मैं आपसे अपने दादाजी को बचाने की गुहार लगाना चाहता हूं। लियोनेल ने जवाब दिया, ओह, और हंसते हुए कहा, अच्छा, आपको सही व्यक्ति मिल गया है। इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज मैं न कर सकूं। श्री येगर, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरे दादाजी को क्या बीमारी है, और तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। जूलिया ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, ये सोचते हुए कि लियोनेल कुछ ज्यादा ही घमंडी था। इस आदमी ने मरीज को देखे बिना ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने की हिम्मत कैसे की? क्या उसके और उसकी चाची के लिए उससे मदद मांगना वाकई बुद्धिमानी भरा कदम था? लियोनेल ने दोनों महिलाओं की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। जब तक मरीज में सांस बाकी है, मैं उसे बचा सकता हूं।
हालांकि जूलिया को लगातार यह महसूस हो रहा था कि लियोनेल भरोसेमंद नहीं है, लेकिन अब उनके पास इसे आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जूली ने कहा, श्रीमान येगर, चलो फिर अस्पताल चलते हैं। ठीक है, लायनल ने सिर हिलाया, फिर उन दोनों महिलाओं के पीछे कार में बैठा और सीधे रिवर सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर चल दिया। एलिप्सिस, रिवर सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल, आईसीयू वार्ड में। रिवर सिटी के 4 महान दिव्य डॉक्टरों की नेता जॉन होलमैन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे एक बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज कर रही थीं। इस समय सभी के चेहरों पर चिंता के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, विशेष रूप से डीन लेड टेनेट, जो बेहद बेचैन थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति सर स्टीवर्ट था, जो रिवर सिटी के शीर्ष परिवारों में से एक स्टीवर्ट परिवार के सम्मानित बुजुर्ग थे। सर हॉवर्ड स्टीवर्ट प्रांत में एक उच्च पदस्थ अधिकारी हुआ करते थे और उनका रुतबा काफी ऊंचा था। यदि सर स्टीवर्ट के साथ कोई दुखद घटना घटित हो जाती है, तो डीन होने के नाते उन्हें अपने कर्तव्यों को जारी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। आधा घंटा जल्दी से बीत गया। जॉन होलमैन ने राहत की सांस ली और सर स्टीवर्ट के एक्यूपॉइंट से चांदी की सुइयां निकाल लीं। डॉक्टर होलमैन, श्रीमान कैसे हैं? स्टुअर्ट, डीन टेनेंट ने जल्दबाजी में पूछा। जॉन होलमैन को देखते ही सबकी निगाहें उम्मीद से भर उठीं। डॉक्टर होलमैन ने आह भरी और सिर हिलाते हुए कहा, अगर मैंने रिटर्निंग यांग 9 नीडल्स की आखिरी 3 सुइयों में महारत हासिल कर ली होती, तो शायद मैं सर स्टीवर्ट का इलाज कर पाता, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास अभी वह क्षमता नहीं है। डॉक्टर होलमैन, कृपया अन्य समाधानों के बारे में सोचें। डॉक्टर होलमैन, अगर आप मेरे पिता को बचा सकते हैं, तो आप जो भी चाहें, हमारा स्टीवर्ट परिवार उसे दोनों हाथों से आपको सौंप देगा। स्टीवर्ट के सबसे बड़े बेटे केनेथ और उनके दूसरे बेटे जस्टिन, दोनों ने ही चिंता से विनती की। जॉन होलमैन के चेहरे पर कड़वाहट थी। मैं सर स्टीवर्ट के चरित्र की प्रशंसा करती हूँ, और अगर कोई रास्ता होता, तो मैं स्वाभाविक रूप से उनके साथ ऐसा व्यवहार करती। दुर्भाग्यवश, मेरे चिकित्सा कौशल में अभी भी कमी है। मुझे ये खबर सबको सुनाते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सर स्टीवर्ट शायद आज रात आधी रात तक जीवित न रह पाएं। इसलिए, सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहने का समय आ गया है। कोई उम्मीद नहीं है। अगर डॉक्टर होलमैन ने भी ऐसा कहा, तो रिवर सिटी में कोई भी उसका इलाज नहीं कर सकता। केनेथ और जस्टिन पूरी तरह से टूट गए थे। डीन टेनेंट और उपस्थित सभी चिकित्सकों ने भी गहरी आह भरी। लेकिन उस पल, दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। कौन कहता है कि ये बूढ़ा आदमी आज रात आधी रात के बाद जीवित नहीं रहेगा? 4 अध्याय 004 धर्मनिरपेक्ष विश्व का धोखेबाज। सबने मुड़कर देखा। लोगों का एक समूह अंदर आया। सबसे आगे चल रही थी जूलिया स्टीवर्ट और जूली स्टीवर्ट। अर्नब उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जूलिया, जूली, तुम यहाँ हो। शोकग्रस्त चेहरे के साथ केनेथ स्टीवर्ट ने उनका अभिवादन किया। बड़े भाई, पिताजी कैसे हैं? जूली स्टीवर्ट ने चिंता से पूछा। जूलिया स्टीवर्ट ने भी केनेथ स्टीवर्ट की ओर देखा। लाल आंखों से केनेथ ने सिर हिलाते हुए कहा, डॉक्टर होलमैन ने कहा, पिताजी आज रात 12 बजे तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर जूलिया और जूली स्टीवर्ट ने हाथ हिलाया और लगभग गिरते गिरते बची। आंखों से आंसू बहते हुए जूलिया का गला रुंध गया और वह बोली, यह नामुमकिन है। दादाजी नहीं मरेंगे। डॉक्टर होलमैन, क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? जूली स्टीवर्ट की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने जॉन होलमैन की ओर देखा। मुझे खेद है, मैं मदद करने में असमर्थ हूँ, जोआन होलमैन ने जवाब दिया, फिर अपना सिर घुमाकर अर्नव की ओर देखा। बच्चे, क्या तुमने ही अभी मेरे शब्दों पर सवाल उठाया था? जी हाँ, वो मैं ही था। अर्नव ने सिर हिलाया। लेयर टेनेट ने भौहें चढ़ाकर कहा, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने खड़ा ये व्यक्ति कौन है? ये है रिवर सिटी के शीर्ष डॉक्टर, प्रसिद्ध दिव्यसूई राजा। क्योंकि डॉक्टर होलमैन भी यही कहते हैं, तो ये सच ही होगा। आप डॉक्टर होलमैन के शब्दों पर किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं? हल्की हंसी के साथ लियोनेल ने कहा, क्या अब ऐसा हो गया है कि कोई भी दिव्य चिकित्सक बन सकता है? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंगामा करने लगे। बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? ये हैं डॉक्टर होलमैन, जो 30 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत हैं और हजारों मरीजों का इलाज कर चुके हैं। डॉक्टर होलमैन हुआगू के ईस्ट नेशन मेडिसिन एसोसिएशन के निदेशक भी हैं और उन्हें रिवर सिटी के शीर्ष डॉक्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पर सवाल उठाना आपका काम नहीं है। कई उपस्थित चिकित्सकों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। वे अर्नव के अहंकार से बहुत नाराज थे। जोआन होलमैन ने अर्नव की ओर तिरछी नजर से देखते हुए कहा, बच्चे, तुमने जो कहा उसके आधार पर, क्या तुम सर स्टीवर्ट का इलाज करने में सक्षम हो? इसमें मुश्किल क्या है? अर्नव ने कंधे उचका दिए। जैसे ही वे वार्ड में दाखिल हुए, उन्होंने सर स्टीवर्ट की स्थिति का पहले ही निदान कर लिया था और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे उस बूढ़े व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं।
जॉन होलमैन ने उपहास करते हुए कहा, बच्चे, अगर तुम सचमुच सर स्टीवर्ट को ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हारी शिष्या बनने को तैयार हूं। अर्नव ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो? मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार भी नहीं करना चाहता। इस बयान से वहां मौजूद सभी लोग तुरंत बेहद क्रोधित हो गए। ये बच्चा स्पष्ट रूप से डॉक्टर होलमैन को नीचा दिखा रहा था। जॉन होलमैन का चेहरा भी गंभीर हो गया। वह कई वर्षों से चिकित्सा का अभ्यास कर रहे थे और वह जहां भी जाते थे उनका अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता था और उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। आज की यह स्थिति उनके लिए पहली बार थी। जूलिया, ये बच्चा कौन है? केनेथ स्टीवर्ट ने ठंडे स्वर में पूछा, उनकी निगाहें अर्नव की ओर क्रोध से भरी हुई थीं। जूलिया ने तुरंत समझाया, बड़े चाचा जी, ये श्रीमान है येगर। अर्नव, कुछ समय पहले आंटी को मायोकार्डिटिस का दौरा पड़ा था और यह श्रीमान थे। येगर ने आंटी की तकलीफ को कम किया। तो जूली और मैंने श्रीमान को आमंत्रित किया। येगर यहां आकर दादाजी के इलाज में मदद करने के लिए उत्सुक हैं। असल में वह केवल अर्नव से ही इसे आजमाने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन किसे पता था कि अर्नव के आते ही उन्होंने डॉक्टर होलमैन को नाराज कर दिया था। इससे वह असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करे। ओह, केनेथ स्टीवर्ट की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। बच्चे, क्या तुम भी डॉक्टर हो? जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। अर्नव ने सिर हिलाया और बोलना शुरू किया। क्या आप सचमुच मेरे पिता को ठीक कर सकते हैं? केनेथ स्टीवर्ट ने दोबारा पूछा। हाँ, अर्नव ने दृढ़ता से एक शब्द कहा। लैयड टेनेट ने ताना मारते हुए कहा, बच्चे, चूंकि तुम खुद को डॉक्टर कहते हो तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने किस मेडिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है? मैंने किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की है। अर्नव ने अपना सिर हिलाया। लैयड टेनेट ने उपहास उड़ाते हुए कहा, बच्चे, तुमने अभी तक मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी नहीं की है, फिर भी तुम खुद को डॉक्टर कहने की हिम्मत करते हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर उन्होंने केनेथ स्टीवर्ट की ओर मुड़कर कहा, मेजर स्टीवर्ट, मुझे लगता है कि ये लड़का स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष दुनिया का एक धोखेबाज है। बेहतर होगा कि तुम उसे भगा दो। केनेथ स्टीवर्ट ने गंभीरता से कहा, बच्चे, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास मेरी नजरों से गायब होने के लिए 3 सेकंड का समय है। जॉन होलमैन ने कहा, मेजर स्टीवर्ट, जरा रुकिए। केनेथ स्टीवर्ट ने आदरपूर्वक कहा, डॉक्टर होलमैन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जॉन होलमैन ने कहा, चूंकि उस लड़के ने इतनी धाराप्रवाह तरीके से बात की तो उसे मौका क्यों न दिया जाए। केनेथ स्टीवर्ट और अन्य लोग हैरान रह गए, उन्हें जॉन होलमैन के शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। जॉन होलमैन ने अर्नव की ओर मुड़कर कहा, बच्चे, चूंकि तुमने कहा है कि तुम सर स्टीवर्ट का इलाज कर सकते हो तो कृपया हमें सर स्टीवर्ट की हालत के बारे में बताओ। अन्य लोगों ने भी अर्नव को दिलचस्पी से देखा। वे समझ गए थे कि जॉन होलमैन अर्नव को मूर्ख बनते देखना चाहती थी। बिना किसी झिझक के अर्नव ने सीधे कहा, इस बूढ़े आदमी के फेफड़े, कमर और पैरों में चोटें हैं और ये कई वर्षों से हैं। जब यह बूढ़ा व्यक्ति जवान था तब वह इसे सहन कर सकता था, लेकिन अब जब वह बूढ़ा हो गया है और उसके शरीर की विभिन्न शारीरिक क्रियाएं कमजोर हो गई हैं तो स्वाभाविक रूप से वह इसे और सहन नहीं कर सकता। यह उस बुजुर्ग व्यक्ति की अच्छी शारीरिक क्षमता के कारण ही संभव हो पाया है कि वह आज तक जीवित है, अन्यथा वह बहुत पहले ही मर गया होता। ये सुनकर जॉन होलमैन, लैयड टेनेट और अन्य लोग अचानक चौंक गए। अर्नव ने जो कहा वह उनकी परीक्षा के परिणामों से बिल्कुल मेल खाता था। उन्हें स्टीवर्ट परिवार से पता चला कि हॉवर्ड स्टीवर्ट ने ईस्ट नेशन के लिए कई लड़ाइयां लड़ी थीं, जिनमें उन्हें कई चोटें आई थीं। लेकिन इस बच्चे को ये कैसे पता चला? जॉन होलमैन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह आपको तीसरी मैडम और मिस स्टीवर्ट ने ही बताया होगा, है ना? जूलिया स्टीवर्ट लगातार अपना सिर हिलाती रही। डॉक्टर होलमैन, मैंने अपने दादाजी की हालत के बारे में मिस्टर होलमैन से बात नहीं की थी। येगर, क्या? जॉन होलमैन का चेहरा बदल गया। उन्होंने अर्नव को ध्यान से देखते हुए कहा, बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला? बेशक, मैंने इसे देखा था। अर्नव ने कंधे उचकाते हुए कहा, बूढ़े आदमी, चूंकि आप पारंपरिक चिकित्सा के डॉक्टर हैं तो आपको पता ही होगा कि अवलोकन निदान क्या होता है ना? यह जॉन होलमैन अचानक स्तब्ध रह गई। उनके जैसे पारंपरिक चिकित्सा के विशेषज्ञ निदान की 4 विधियों पर जोर देते हैं, अवलोकन करना, सुनना, पूछताछ करना और नाड़ी की जांच करना। वह इस बात को किसी और से बेहतर जानता था। हालांकि वे भी अवलोकन निदान के माध्यम से कई बीमारियों का निदान नहीं कर सके। उदाहरण के लिए, वह अवलोकन निदान के माध्यम से सर स्टीवर्ट की स्थिति का निदान नहीं कर सके। अगर अर्नव एक नज़र में सभी प्रकार की बीमारियों का निदान कर सकते तो उनके चिकित्सा कौशल कितने उत्कृष्ट होते। लेकिन यह लड़का देखने में केवल 20 वर्ष का लग रहा था। भले ही उसने गर्भ में ही पारंपरिक चिकित्सा सीखना शुरू कर दिया हो, उसके चिकित्सा कौशल कितने असाधारण हो सकते हैं।
जॉन होलमैन ने गहरी सांस ली और कहा, बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास वाकई कुछ वास्तविक क्षमताएं हैं। लायनल येगर मुस्कुराए और बोले, कम से कम तुमसे तो बेहतर हैं। आप। इस टिप्पणी से जॉन होलमैन इतना क्रोधित हो गया कि उसकी छाती फूलने लगी। हालांकि इस क्षण अर्नव को देखने का सबका नजरिया थोड़ा बदल गया। आखिरकार जॉन होलमैन से प्रशंसा पाना ऐसी चीज नहीं थी जो बहुत से युवा हासिल कर सकें। जोआन होलमैन ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, बच्चे, चूंकि तुमने कहा है कि तुम सर स्टीवर्ट का इलाज कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। डॉक्टर होलमैन, क्या आप सचमुच इस बच्चे को उसका इलाज करने देना चाहते हैं? केनेथ स्टीवर्ट अचानक घबरा गए। डॉक्टर होलमैन, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? लैड टेनेट ने भी अपनी बात रखी। उन्हें अब भी अर्नव पर भरोसा नहीं था। जॉन होलमैन ने जोर से कहा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। 5 अध्याय 005 सच्चा दिव्य चिकित्सक। ये सुनकर केनेथ स्टीवर्ट और लेड टेनेट तुरंत अवाक रह गए। चूंकि डॉक्टर होलमैन ने जिम्मेदारी लेने की बात कह दी थी, इसलिए उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। अर्नव ने जॉन होलमैन की ओर देखा और कहा, बूढ़े आदमी, आपके चिकित्सीय कौशल उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति के रूप में काफी जिम्मेदार हैं। इन शब्दों को सुनकर जॉन होलमैन की भौहें गुस्से से तन गईं। क्या मुझे, जॉन होलमैन को, बचपन में आपसे जिम्मेदारी के बारे में जानने की जरूरत है? ठीक है, फालतू की बातों में समय बर्बाद न करें, चलिए शुरू करते हैं। अर्नव ने कुछ कहा, फिर सीधे मरीज के बिस्तर के पास चले गए। श्री येगर, क्या आप सचमुच मेरे दादाजी को ठीक कर सकते हैं? जूलिया स्टीवर्ट ने अर्नव को दयनीय भाव से देखा। चिंता मत करो। अर्नव ने जूलिया स्टीवर्ट को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। केनेथ स्टीवर्ट ने अर्नव को ध्यान से देखा और कहा, बच्चे, अगर तुम मेरे पिता को ठीक कर सकते हो तो हमारा स्टीवर्ट परिवार तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद रहेगा। लेकिन अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुमसे इसका हर्जाना वसूलूंगा। बस इंतजार करो और देखो। लायनल येगर ने सहज भाव से जवाब दिया, फिर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, जल्दी में मैं अपनी चांदी की सुइयां लाना भूल गया, मुझे अपनी सुइयां उधार दे दो। यहाँ जॉन होलमैन ने चांदी की सुइयां सौंप दी। लायनल येगर ने चांदी की सुइयां ली और हॉवर्ड स्टीवर्ट पर एक्यूपंक्चर करना शुरू कर दिया। अन्य लोग भी ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि क्या अर्नव के पास वास्तव में कौशल है। वूश। लायनल येगर ने सीधे अपने शरीर के भीतर मौजूद सच्ची ऊर्जा को सक्रिय किया, उसे चांदी की सुइयों में डाला, और फिर बिजली की गति से पहली चांदी की सुई ने हॉवर्ड स्टीवर्ट के शरीर के एक एक्यूपॉइंट में सटीक रूप से प्रवेश किया। जब पहली चांदी की सुई डाली गई तो सुई हल्की सी कंपन करने लगी और यहां तक कि उससे सुनहरी रोशनी भी निकलने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि अर्नव कोई जादू दिखा रहे हैं। क्या ये एयर ट्रांसपोर्ट नीडल्स हैं? जॉन होलमैन विस्मयबोध से भर उठी। डॉक्टर होलमैन, एयर ट्रांसपोर्ट नीडल्स क्या होती हैं? केनेथ स्टीवर्ट ने उलझन में पूछा। जॉन होलमैन ने शांत भाव से समझाया, एयर ट्रांसपोर्ट नीडल एक्यूपंक्चर की एक विधि है जो शरीर के भीतर मौजूद वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करके सुई लगाती है। केवल वही लोग एक्यूपंक्चर कर सकते हैं जिन्होंने अपने कौशल को बहुत उच्च स्तर तक विकसित किया हो। शायद ये बच्चा वाकई मिस्टर को ठीक कर सकता है। स्टीवर्ट। इन शब्दों पर केनेथ स्टीवर्ट और जेफरसन स्टीवर्ट की निगाहें अर्नव की ओर बदल गईं। चूंकि डॉक्टर होलमैन ने ऐसा कहा था, तो शायद इस बच्चे में वाकई वो क्षमताएं थीं। इस समय अर्नव का चेहरा बेहद एकाग्रचित था क्योंकि वह लगातार चांदी की सुइयां डाल रहे थे और हॉवर्ड स्टीवर्ट के प्रमुख एक्यूपॉइंट्स को सटीक रूप से भेद रहे थे। जब तक 9वीं सुई नहीं डाली गई। ये हो चुका है। अर्नव ने एक धुंधली सांस छोड़ी और अपने हाथ पीछे खींच लिए। अरे बाप रे, क्या ये स्वर्गीय मार्ग 9 सुइयां? जोआन होलमैन अपनी उत्तेजना को और दबा नहीं सकी और आश्चर्य से चिल्ला उठी। उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। डॉक्टर होलमैन, हेवनली रोड 9 नीडल्स क्या है? लैड टेनेंट ने उत्सुकता से पूछा। जॉन होलमैन ने घबराकर कहा, प्राचीन काल से ही एक्यूपंक्चर की कई तकनीकें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, लेकिन उनमें से केवल 10 तकनीकें ही सबसे शक्तिशाली हैं। वे मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते हैं और आत्माओं के लिए नरक के राजा से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसलिए इन 10 तकनीकों को डिवाइन नीडल लिस्ट में क्रमानुसार रखा गया है। मेरी रिटर्निंग यांग 9 नीडल्स भी केवल 10वें स्थान पर ही आ सकती हैं, जबकि प्रथम स्थान पर हेवनली रोड 9 नीडल्स हैं। मुझे एक प्राचीन पुस्तक से स्वर्गीय मार्ग की 9 सुइयों के बारे में कुछ जानकारी थी और मुझे लगा कि ये तकनीक लुप्त हो गई है। मुझे आज इसे देखने की उम्मीद नहीं थी। मैं, जॉन होलमैन, बिना किसी पछतावे के मर सकती हूँ, बिना किसी पछतावे के। लायनल येगर ने जॉन होलमैन की ओर मुड़कर कहा, आप बूढ़े आदमी, आपको काफी ज्ञान है। जॉन होलमैन ने उत्साह से अर्नव की ओर देखा और कहा, श्रीमान येगर,
क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने हेवनली रोड 9 नीडल्स कहां से सीखा? अर्नव ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। तो फिर तुम्हारा स्वामी कौन है? जॉन होलमैन ने पूछताछ जारी रखी। अर्नव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी अपने मालिक का नाम नहीं पता। जॉन होलमैन ने प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपके गुरु सचमुच एक सच्चे सन्यासी हैं। हे, भले ही ये स्वर्गीय मार्ग 9 सुई इतनी शक्तिशाली हो, सर स्टीवर्ट अभी तक जागे नहीं है ना? एक डॉक्टर ने धीमी आवाज में कुछ कहा, लेकिन उनके मुंह से ये शब्द अभी निकले भी नहीं थे। खांसी 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 के साथ साथ बिस्तर पर लेटे हुए हॉवर्ड स्टीवर्ट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पलक झपकते ही पूरा वार्ड शांत हो गया। बिस्तर पर लेटे हॉवर्ड स्टीवर्ट को देखकर सभी लोग अचंभित रह गए, मानो उन्हें भ्रम हो रहा हो। उसकी नींद खुल गई। हॉवर्ड स्टीवर्ट, जिसकी जान खतरे में थी, आखिरकार जाग गया था। विशेषकर वह डॉक्टर जो पहले बुदबुदा रहा था, अब शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। थप्पड़ बहुत जल्दी पड़ गया। सर स्टीवर्ट के शव की शीघ्र जांच करो। लेयर टेनेट ने तुरंत आदेश दे दिया। कई डॉक्टरों ने तुरंत विभिन्न उपकरणों की मदद से हॉवर्ड स्टीवर्ट के शरीर की जांच की। एक चिकित्सक ने बताया, डीन, सर स्टीवर्ट के सभी सूचकांक सामान्य हो गए हैं। सब कुछ सामान्य है। इस समय लेयर टेनेट और अन्य डॉक्टर वहां हक्का बक्का खड़े थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। दरअसल हॉवर्ड स्टीवर्ट का इलाज इसी युवक ने किया था, और इसमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। दिव्य चिकित्सक, यही तो असली दिव्य चिकित्सक हैं। दादाजी, पापा, केनेथ स्टीवर्ट, जस्टिन स्टीवर्ट, जूली स्टीवर्ट और जूलिया स्टीवर्ट खुशी के आंसू बहाते हुए आगे की ओर दौड़ पड़े। हॉवर्ड स्टीवर्ट ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, केनेथ, जस्टिन, जूली, जूलिया, आप सभी यहाँ हैं। जूलिया सिसकते हुए बोली, दादाजी, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपके शरीर में अभी भी दर्द है? हॉवर्ड स्टीवर्ट ने जवाब दिया, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, और मुझे दर्द नहीं हो रहा है। उन्होंने जॉन होलमैन की ओर देखा और कहा, डॉक्टर होलमैन, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, जॉन होलमैन ने हाथ हिलाते हुए कहा, सर स्टीवर्ट, आपको मैंने नहीं बचाया, बल्कि इस युवक ने बचाया। हॉवर्ड स्टीवर्ट ने अर्नव की ओर मुड़कर देखा, उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। डॉक्टर होलमैन, मुझसे मजाक मत करो। मैं अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और आम लोग मुझे ठीक नहीं कर सकते। ये बच्चा भला मुझे कैसे ठीक कर सकता है? जूलिया ने कहा, दादाजी, ये सचमुच श्रीमान थे येगर जिसने तुम्हें बचाया। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। सभी को सिर हिलाते देख हॉवर्ड स्टीवर्ट का चेहरा बदल गया, उन्हें अभी भी यकीन करना मुश्किल लग रहा था। बच्चे, क्या तुमने सच में मुझे बचाया? अर्नव ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मानो या न मानो। अच्छा, यांगिजी नदी के पीछे उठने वाली नई लहरें आगे आने वाली पुरानी लहरों को धकेलती हैं। बच्चे, तुम कमाल हो। हॉवर्ड स्टीवर्ट ने उत्साह से कहा, बच्चे, तुमने मुझे बचा लिया, ये बहुत बड़ी दयालुता है। हमारा स्टीवर्ट परिवार आपको इसका भरपूर प्रतिफल देगा। इसी समय जस्टिन आगे बढ़ा और अर्नव को एक बैंक कार्ड देते हुए बोला, श्रीमान येगर, मेरे पिता की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। इस कार्ड में 50 मिलियन है। पासवर्ड कार्ड नंबर के आखिरी 6 अंक हैं। बेशक, किसी की जान बचाने के उपकार के मुकाबले ये पैसा कुछ भी नहीं है। भविष्य में यदि आपके कोई अनुरोध हों, तो आप सीधे हमारे स्टीवर्ट परिवार से संपर्क कर सकते हैं। अर्नव ने बैंक कार्ड लिया और बिना देखे ही लापरवाही से उसे अपनी जेब में रख लिया। इस दृश्य ने उनके प्रति हॉवर्ड स्टीवर्ट की प्रशंसा को और भी मजबूत कर दिया। श्री येगर, कृपया मुझे अपना प्रशिक्षु स्वीकार करें। जॉन होलमैन ने अर्नव के सामने झुककर उन्हें गहरा सम्मान दिया। उनकी आंखों में उम्मीद और चिंता दोनों झलक रही थी। अध्याय 6, शादी करो। जब सभी लोग जॉन होलमैन को अर्नव के सामने व्यक्तिगत रूप से झुककर उनका मार्गदर्शन मांगते हुए देखकर चकित रह गए, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। जॉन होलमैन पारंपरिक चिकित्सा जगत की शीर्ष हस्ती के समान थीं। लेकिन अब जॉन होलमैन वास्तव में खुद को अपने से कई दशक छोटे एक युवक के प्रशिक्षु के रूप में समर्पित कर रहा था। अगर यह बात बाहर फैल गई, तो निस्संदेह पूरे रिवर सिटी में भारी हंगामा मच जाएगा। लायनल येगर ने जॉन होलमैन की ओर उदासीनता से देखा और कहा, बुरे आदमी, शुरू में मेरी कोई प्रशिक्षु रखने की योजना नहीं थी, लेकिन आपका अच्छा स्वभाव देखकर मैं इस बारे में थोड़ा सोच सकता हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक बार फिर स्तब्ध रह गए। जोआन होलमैन ने प्रशिक्षु बनने के लिए कहने में अपना स्वाभिमान त्याग दिया था, लेकिन यह लड़का वास्तव में इस बारे में सोच रहा था। हालांकि जॉन होलमैन बिल्कुल भी नाराज नहीं थी और इसके बजाय उन्होंने खुशी से कहा, ठीक है, श्रीमान येगर, कृपया इस पर थोड़ा विचार करें। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। इसके बाद जॉन होलमैन ने अर्नव के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया और फिर चली गईं।
जॉन होलमैन के जाने के बाद लैयड टेनेट मुस्कुराते हुए पास आए और बोले, श्रीमान येगर, मुझे खेद है कि मैंने पहले आपको ठेस पहुंचाई। मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मैं अब आपको केंद्रीय अस्पताल में हमारे पारंपरिक चिकित्सा विभाग के मुख्य चिकित्सक बनने के लिए हार्दिक रूप से आमंत्रित करता हूं, जिसका वार्षिक वेतन 5 मिलियन होगा। लैयड टेनेट द्वारा अर्नव को अस्पताल में पारंपरिक चिकित्सा विभाग का निदेशक बनने के लिए ईमानदारी से आमंत्रित करते हुए और यहां तक कि 5 मिलियन का वार्षिक वेतन देने की पेशकश करते हुए देखकर वहां मौजूद हर डॉक्टर ईर्ष्या से भर गया। लेकिन जब उन्होंने अर्नव के असाधारण चिकित्सा कौशल और डीन की ओर से दिखाई गई जबरदस्त रुचि के बारे में सोचा, तो ये सब बहुत सामान्य लगने लगा। अर्नव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा कि जो कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा उसे डॉक्टर नहीं माना जाएगा? लैयड टेनेट ने जबरदस्ती हंसते हुए जवाब दिया, श्रीमान येगर, मैं आपकी महानता को देख नहीं पाया। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित मेडिकल विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उनके चिकित्सा कौशल आपके कौशल का एक अंश मात्र हैं। यदि आप हमारे अस्पताल आने को तैयार हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। पास में मौजूद कुछ चिकित्सक उनके शब्दों को सुनकर शर्म से लाल हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि लैयड उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। अर्नव ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे माफ करना, मेरा अस्पताल में डॉक्टर बनने का कोई इरादा नहीं है। यह लैयड टेनेट अभी भी संतुष्ट नहीं थे। श्रीमान येगर, आप इस पर दोबारा विचार क्यों नहीं करते? यदि आप आने के लिए सहमत होते हैं, तो मैं आपके लिए उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था कर सकता हूं। हम वार्षिक वेतन में भी वृद्धि कर सकते हैं। निर्देशक टेना, अलग अलग लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं। इस पर जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय हॉवर्ड स्टीवर्ट ने उदासीन स्वर में बात की। लैयड टेनेट ने एक गहरी आह भरी और अर्नव को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहा, श्रीमान येगर, मेरा निमंत्रण हार्दिक है। मुझे उम्मीद है कि आप पुनर्विचार करेंगे। अगर आप कभी भी अपना मन बना लें, तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अर्नव ने सिर हिलाया, फिर कार्ड को एक तरफ रख दिया। हॉवर्ड स्टीवर्ट ने लैयड टेनेट से कहा, निर्देशक टेना, आप सभी को काम पर वापस लौट जाना चाहिए। हमें कुछ चर्चा करनी है। लैयड टेनेट ने सिर हिलाया, फिर उपस्थित चिकित्सकों को वार्ड से बाहर ले गए। लैयड टेनेट और अन्य लोगों के चले जाने के बाद हॉवर्ड स्टीवर्ट ने दयालु भाव से अर्नव की ओर देखा और पूछा, बच्चे, तुम्हारा परिवार कहाँ से है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? इसके जवाब में अर्नव ने ईमानदारी से कहा, सर स्टीवर्ट, मेरा कोई परिवार या माता पिता नहीं है। मेरे स्वामी ने मेरा पालन पोषण किया। एक और बेचारा बच्चा। हॉवर्ड स्टीवर्ट ने आह भरी और फिर पूछा, अब तुम्हारा गुरु कहाँ है? अर्नव ने जवाब दिया, मेरे मालिक किसी काम से गए हैं। मुझे नहीं पता कि वे अभी कहाँ हैं। जूलिया स्टीवर्ट और वहां मौजूद अन्य लोग हॉवर्ड स्टीवर्ट के इरादों को न समझ पाने के कारण असमंजस में थे। वह इन सवालों को सर्वेक्षण की तरह क्यों पूछ रहा था? हॉवर्ड स्टीवर्ट ने संदेह भरे लहजे में पूछा, बच्चे, तुम रिवर सिटी क्यों आए हो? मैं रिवर सिटी में लुईस परिवार के साथ अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए अपने स्वामी के आदेशों का पालन कर रहा था। लायनल येगर ने कुछ भी नहीं छिपाया और लुईस परिवार के साथ अपने अनुभव को हॉवर्ड स्टीवर्ट के साथ साझा किया। अर्नव के बोलने के बाद केनेथ स्टीवर्ट तुरंत गुस्से में आ गए और बोले, लुईस परिवार ने हद ही पार कर दी। वे सगाई को अधिक सम्मानजनक तरीके से रद्द कर सकते थे, उन्हें लोगों को इतना अपमानित करने की क्या जरूरत थी? लुईस परिवार ने वाकई हद पार कर दी। जस्टिन स्टीवर्ट के चेहरे के भाव भी शांत हो गए। जूलिया स्टीवर्ट और जूली स्टीवर्ट को अचानक समझ आ गया कि क्या हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अर्नव का लुईस परिवार से टकराव हुआ था। तो ये सब इसी वजह से हुआ था। हॉवर्ड स्टीवर्ट का चेहरा भी थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उन्होंने तुरंत एक आनंदमय मुस्कान बिखेर दी। दादाजी, आप किस बात पर हंस रहे हैं? जूलिया स्टीवर्ट असमंजस में दिखी। क्या लुईस परिवार अपने संभावित दामाद में छिपी प्रतिभा को पहचानने में असमर्थ है और वे उसे अस्वीकार कर रहे हैं? हॉवर्ड स्टीवर्ट हंसे और सिर हिलाते हुए बोले, अगर लुईस परिवार उसे नहीं चाहता, तो हमारा स्टीवर्ट परिवार उसे ले लेगा। जूलिया, चलो हम दोनों की शादी के लिए एक समय तय कर लेते हैं। क्या? जूलिया स्टीवर्ट और अर्नव दोनों हॉवर्ड स्टीवर्ट को देखकर आश्चर्यचकित और अचंभित रह गए। केनेथ स्टीवर्ट, जस्टिन स्टीवर्ट और जूली स्टीवर्ट भी हैरान रह गए। पिताजी, क्या ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? जस्टिन स्टीवर्ट ने टिप्पणी की। जी हाँ, पिताजी, जूलिया को अपने निजी मामलों का फैसला खुद ही करना चाहिए। पिताजी, आप इस बारे में सोच क्यों नहीं लेते? श्रीमान को धन्यवाद देने के कई तरीके हैं। येगर की शादी जूलिया से कराने के बजाय उसकी शादी जूलिया से करा दी जाए। केनेथ स्टीवर्ट और जूली स्टीवर्ट ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की। हॉवर्ड स्टीवर्ट ने जूलिया की ओर मुड़कर पूछा, जूलिया, क्या तुम्हें ये बच्चा पसंद नहीं है? नहीं, मैं नहीं करता। जूलिया ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, लेकिन श्रीमान
येगर और मैं आज ही मिले हैं, हमारा आपस में कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। फिर आप बाद में भावनात्मक लगाव विकसित कर सकते हैं। हावर्ड स्टीवर्ट हंसे और फिर अर्नव की ओर देखकर बोले, बच्चे, तुम जूलिया के बारे में क्या सोचते हो? मिस स्टीवर्ट न केवल खूबसूरत हैं बल्कि बहुत ही सभ्य भी हैं। वह एक कुलीन महिला का आदर्श उदाहरण है। लेकिन चूंकि हम अभी अभी एक दूसरे को जानने लगे हैं, इसलिए शादी के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। अगर आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नापसंद नहीं करता, तो शादी क्यों न कर लें? हावर्ड स्टीवर्ट ने निर्णायक रूप से बीच में ही टोकते हुए कहा, मेरा फैसला अंतिम है, अब और कोई समझाने बुझाने की कोशिश नहीं। वह जूलिया की शादी अर्नव से इसलिए करवाना चाहता था क्योंकि उसे 10 साल पहले की एक घटना याद आ गई थी। 10 साल पहले एक रहस्यमय बूढ़े ताओवादी ने उनके भविष्य की भविष्यवाणी की थी। उस बूढ़े ताओवादी ने उसे बताया कि 10 साल बाद उसे एक घातक संकट का सामना करना पड़ेगा और दिव्य ड्रैगन के भाग्य वाला एक व्यक्ति प्रकट होगा और उसे बचाएगा। अगर वह उसे अपने पास रख पाता, तो स्टीवर्ट परिवार नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता। आज जो घटनाएं घटी, वे उस बूढ़े ताओवादी के कहे अनुसार ही थीं, इसलिए उन्होंने अर्नव को अपने साथ रखने का इरादा किया था। शायद अर्नव ही वह व्यक्ति थे जिनके भाग्य में दिव्य ड्रैगन का वास लिखा था, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। जस्टिन स्टीवर्ट को पता था कि कोई भी उनके पिता के फैसले को नहीं बदल सकता, लेकिन उन्हें लगा कि यह थोड़ा अचानक हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, पिताजी, अगर आप वाकई उन्हें एक साथ लाने पर तुले हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी करने की कोई बात है। वे पहले सगाई कर सकते हैं। सगाई के बाद उन्हें एक साथ समय बिताने दें और यदि सब कुछ ठीक रहा, तो वे शादी की रस्में आगे बढ़ा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? वह ठीक है। तो चलिए पहले उन्हें इसमें शामिल कर लेते हैं। हावर्ड स्टीवर्ट ने सिर हिलाते हुए कहा, केनेथ, जस्टिन, जूली, आप सभी को इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित करने की जरूरत है। 3 दिन बाद जूलिया और मुलेन की सगाई की पार्टी आयोजित करें। मेरी पोती की सगाई की पार्टी भव्य और जीवंत होनी चाहिए। कुछ देर रुकने के बाद हावर्ड स्टीवर्ट ने कहा, लुइस परिवार को सगाई की पार्टी में जरूर आमंत्रित करें। मैं उनके चेहरे के भाव देखना चाहूंगा जब उन्हें पता चलेगा कि मुलेन हमारा दामाद बनने वाला है। जी हाँ, पिताजी। केनेथ स्टीवर्ट, जस्टिन स्टीवर्ट और जूली स्टीवर्ट ने सहमति में सिर हिलाया। हावर्ड स्टीवर्ट ने जूलिया की ओर मुड़कर कहा, जूलिया, अब से मुलेन तुम्हारे साथ रहेगा। आप युवाओं को आपस में अच्छे से रहना चाहिए। जी हाँ, दादाजी। जूलिया स्टीवर्ट ने हताशा में अपना सिर हिलाया। इसके बाद, चूंकि हॉवर्ड स्टीवर्ट और अन्य लोगों को कुछ और मामलों पर चर्चा करनी थी, इसलिए अर्नव और जूलिया स्टीवर्ट वार्ड से चले गए। 7 अध्याय 007 9 स्वर्ग ड्रैगन कमांड। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अर्नव को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। वह अपना कार्यक्रम पूरा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतरा था, लेकिन वह कार्यक्रम रद्द हो गया। लेकिन अब उनका विवाह एक ऐसी महिला से तय हो चुका था जिसकी सुंदरता अतुलनीय थी। जूलिया स्टीवर्ट को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ जैसे वह सपने में हो। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी सगाई उस आदमी से हो जाएगी जिससे वह अभी अभी मिली थी। सच कहें तो वह ऐसा करने को तैयार नहीं थी, लेकिन वह अपने दादाजी की इच्छा के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहती थी। लंबे मौन के बाद लायनल येगर ने कहा, मिस स्टीवर्ट, अगर आप तैयार नहीं हैं, तो मैं श्रीमान से बात कर सकता हूं। स्टीवर्ट को अभी नहीं, जूलिया स्टीवर्ट ने बीच में ही टोकते हुए कहा, दादाजी अभी अभी ठीक हुए हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तो क्या हम सच में सगाई करने जा रहे हैं? लायनल येगर ने जटिल भावों के साथ जूलिया स्टीवर्ट की ओर देखा। इतनी खूबसूरत महिला से सगाई होने के कारण उसे नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा कुछ समय पहले ही जब उसने गलती से इस महिला के शरीर को छुआ, तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर वही सहज शुद्ध यिन शरीर है जिसकी वह तलाश कर रहा था। ये सहज शुद्ध यिन शरीर उसके सहज शुद्ध यांग शरीर के साथ पूर्णतया समाहित हो सकता है। यदि वह उसके साथ संयुक्त साधना कर सके, तो वह अपनी अत्यधिक यांग ऊर्जा को बेअसर कर सकता है। वह न केवल अपनी जान बचा सकता था, बल्कि अपनी साधना को भी आगे बढ़ा सकता था। इसीलिए वह श्रीमान से सहमत हो गए। स्टीवर्ट का अनुरोध। अंततः भले ही वह इस महिला से सगाई न करे, लेकिन उसका अगले 3 वर्षों तक उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। जूलिया स्टीवर्ट ने गहरी सांस ली। लायनल येगर, चलो फिलहाल दादाजी की इच्छा के अनुसार सगाई कर लेते हैं। कुछ समय बाद जब दादाजी का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तब हम उनसे अपनी सगाई रद्द करने के बारे में बात करने जा सकते हैं। इससे पहले कि अर्नव जवाब दे पाते, जूलिया स्टीवर्ट ने कहा, मैं नंबर 1 पर रहती हूँ। 8 डिवाइन रिवर गार्डन विला, ये रही मेरी विला की चाबी, आप पहले जाइए। मुझे कंपनी में और भी काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। इतना कहने के बाद जूलिया स्टीवर्ट ने अर्नव को एक चाबी सौंपी और फिर कार में बैठकर अस्पताल से चली गईं।
जूलिया स्टीवर्ट को जाते हुए देखने के बाद अर्नव सीधे टैक्सी लेकर डिवाइन रिवर गार्डन चले गए। डिवाइन रिवर गार्डन रिवर सिटी के उच्च श्रेणी के विला परिसरों में से एक है, जहां प्रत्येक विला की कीमत कम से कम 50 मिलियन से शुरू होती है। हाथ में चाबी लिए अर्नव नंबर 1 स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। 8 विला देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और बोली, मेरा मंगेतर वाकई बहुत अमीर है। फिलहाल चूंकि वह अभी अभी रिवर सिटी पहुंचा था और अस्थायी रूप से उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए यहां रहना एक अच्छा विचार लग रहा था। विला में प्रवेश करते ही अर्नव सीधे लिविंग रूम में गए और सोफे पर बैठ गए। नील कूंस, मैंने आपकी इच्छानुसार किया, लेकिन उन्होंने सगाई तोड़ दी। इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अर्नव ने आह भरी। फिर उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी मध्यमा उंगली पर पहनी हुई अनोखी काली अंगूठी को देखा। ये काली अंगूठी नील कूंस का उपहार थी, जिसे स्टोरेज रिंग कहा जाता है, जिसके अंदर 100 वर्ग मीटर की जगह है और इसमें कई चीजें रखी जा सकती हैं। अर्नव ने अपनी सच्ची ऊर्जा का संचार किया और भंडारण अंगूठी से हथेली के आकार का एक काला सोने का टोकन निकाला। नील कूंस के अनुसार इस टोकन को गॉड एम्परर ऑर्डर कहा जाता है। जिसे भी गॉड एम्परर ऑर्डर मिलता है, वह उनके द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्यभार संभाल सकता है। उन्हें नील कूंस की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था और उन्हें हमेशा लगता था कि नील उन्हें बेवकूफ बना रहा है। बेशक ये सच है या नहीं, उसे बाद में पता चल जाएगा। गॉड एम्परर ऑर्डर को वापस स्टोरेज रिंग में रखने के बाद अर्नव ने उसमें से 5 तस्वीरें निकाली। ये पांचों तस्वीरें 5 छोटी बच्चियों की थीं, जिनकी उम्र कुछ साल से लेकर लगभग 1 दर्जन साल तक थी। हालांकि वे भोली भाली लग रही थीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि ये पांचों लड़कियां भविष्य में सुंदरियां बनने वाली थीं। अर्नव ने पांचों तस्वीरों को हल्के से सहलाते हुए धीरे से कहा, वरिष्ठ बहन, द्वितीय वरिष्ठ बहन, तृतीय वरिष्ठ बहन, चतुर्थ वरिष्ठ बहन, पंचम वरिष्ठ बहन, लो आप सभी को बहुत याद करती है। उस नन्ही बच्ची की पांचों तस्वीरें देखते हुए अर्नव की आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। उन्हें वे दिन याद आ गए जब वे मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे और अपनी 5 बड़ी बहनों के साथ खेलते थे। उस समय वह केवल 3 या 4 साल का था। उनकी 5 बड़ी बहनें उनका बहुत ख्याल रखती थीं, और जब भी उनके पास खाने के लिए कुछ अच्छा होता या करने के लिए कुछ मजेदार होता, तो वे हमेशा उन्हें भी शामिल करती थीं। क्योंकि वह एक अनाथ था, जिसे नील कूंस ने गोद लिया था, नील के अलावा ये 5 वरिष्ठ बहनें उसके प्रति सबसे दयालु थीं। मेरी 5 वरिष्ठ बहनों, मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही मिल सकेंगे। अर्नव ने सूंघा और फिर 5 तस्वीरों को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। हालांकि इस बार जब वह पहाड़ से नीचे उतरा, तो विवाह अनुबंध को पूरा करने, अपनी 5 वरिष्ठ बहनों को ढूंढने, संगठन का कार्यभार संभालने के अलावा उसे अपनी उत्पत्ति और माता पिता के बारे में भी जांच करनी पड़ी। उसने नील कूंस से उसके माता पिता के बारे में कई बार पूछा था, लेकिन नील हमेशा इस पर चर्चा करने से बचता था, ये कहते हुए कि जब उसकी शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएगी तो वह जान जाएगा। पापा, मम्मी, मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगा। अर्नव ने मन ही मन एक शपथ ली, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और साधना शुरू कर दी। पहाड़ से नीचे उतरते समय नील कूंस ने यह भी कहा था कि यद्यपि उनकी वर्तमान शक्ति बहुत अधिक है, फिर भी उन्हें साधना की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आखिरकार हमेशा से ही कुछ लोग अधिक शक्तिशाली होते थे और हमेशा से ही उच्च सीमाएं होती थीं। दुनिया उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। अर्नव 9 स्वर्ग ड्रैगन नियंत्रण सूत्र के नाम से जानी जाने वाली साधना पद्धति का अभ्यास कर रहे थे। नील के अनुसार यह विधि बहुत शक्तिशाली थी, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी, और एक बार जब इसे अपने चरम पर विकसित कर लिया जाता था, तो यह आकाश और पृथ्वी को हिला सकती थी और आत्माओं को विस्मित कर सकती थी। बेशक आंतरिक शक्ति विकसित करने के अलावा नील कूंस ने उन्हें 8-9 गहन कला नामक एक बाहरी शक्ति विधि भी सिखाई। ऐसा कहा जाता था कि जब इसे चरम सीमा तक विकसित किया जाता है, तो व्यक्ति अमर हो सकता है और अपने भौतिक शरीर को एक पवित्र शरीर में बदल सकता है। हालांकि उसने केवल मामूली स्तर की साधना की थी, फिर भी वह हथियारों से अप्रभावित और आग और पानी से अजेय हो चुका था। जब अर्नव साधना कर रहे थे, तो सभी दिशाओं से आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होकर उनके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसके शरीर के चारों ओर एक धुंधला सुनहरा अजगर लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके गुण रहस्यमय थे। समय धीरे धीरे बीतता गया, और जब अर्नव ने दोबारा अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने पाया कि रात हो चुकी थी। हालांकि अर्नव को इस बात से चिढ़ थी कि जब से उनकी साधना नींव स्थापना चरण के मध्य तक पहुंची थी, तब से वह स्थिर हो गई थी और उच्चतर स्तर तक पहुंचने में असमर्थ थी। नील ने उसे बताया था कि साधना के मार्ग में कई स्तर होते हैं। प्रारंभिक अवस्थाएं थीं, चिशोधन अवस्था, आधार स्थापना अवस्था, मृत्यु से मुक्ति अवस्था, आत्मा एकाग्रता अवस्था और एकता अवस्था। एकता क्षेत्र के चरण को पार करने के बाद वह पृथ्वी अमर चरण में प्रवेश कर सकता था और एक वास्तविक पृथ्वी अमर बन सकता था।
लेकिन अब वह नींव स्थापना चरण को भी पार नहीं कर पा रहा था। वह पृथ्वी का अमर प्राणी बनने की बात कैसे कर सकता था? शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा की बहुत कमी थी। उन्हें किसी भी कीमत पर इसका समाधान निकालना ही था। अर्नव ने एक पल सोचा और अपनी साधना में सहायता के लिए कुछ औषधीय सामग्री खरीदने के लिए शहर के केंद्र में स्थित चिकित्सा केंद्र जाने का फैसला किया। चूंकि उसे भूख भी लग रही थी, इसलिए बाहर जाकर कुछ खाने का यह अच्छा मौका था। लायनल येगर डिवाइन रिवर गार्डन से निकले और शहर के केंद्र की ओर जाने के लिए टैक्सी ली। काफी खोजबीन के बाद अर्नव कई पारंपरिक औषधि दुकानों में गए, लेकिन उन्होंने केवल कुछ औषधीय सामग्रियां ही खरीदी। अधिकांश सामग्रियां उपलब्ध नहीं थीं। अनजाने में ही अर्नव 100 हर्ब्स रेजिडेंस नामक एक पारंपरिक औषधिशाला के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। इस मेडिकल हॉल की शैली प्राचीन थी। ये एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और 3 मंजिला ऊंचा था। यह उन सभी मेडिकल हॉलों से बड़ा था जिनका दौरा उन्होंने पहले किया था। इसके अलावा मेडिकल हॉल का कारोबार खूब फल फूल रहा था और लगातार लोग डॉक्टर से मिलने या दवा खरीदने के लिए आ रहे थे। मुझे यहाँ अपनी ज़रूरत की औषधीय सामग्री मिल जानी चाहिए, है ना? अर्नव ने 100 हर्ब्स रेजिडेंस में प्रवेश करने से पहले खुद से कुछ बुदबुदाया। दुर्भाग्यवश अर्नव केवल कुछ प्रकार की औषधीय सामग्री ही खरीद पाए। उसे अपनी जरूरत की आधी चीजें भी नहीं मिल पाईं। जैसे ही अर्नव जाने ही वाले थे कि अचानक उनके पीछे से मदद के लिए एक पुकार सुनाई दी। कोई व्यक्ति, मदद करना, मेरी पत्नी को बचाओ। अर्नव ने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी एक अधेड़ उम्र की महिला को उठाकर अंदर भागता हुआ आ रहा था। 8 अध्याय 008 एक झोलाछाप डॉक्टर नुकसान पहुंचाता है। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति सफेद कमीज पहने और काले फ्रेम का चश्मा लगाए हुए था, जो देखने में सौम्य और विद्वान लग रहा था। हालांकि इस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति का माथा पसीने से भीगा हुआ था, उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और वह पहले से ही घबराया हुआ था। अर्नव ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बाहों में मौजूद महिला पर एक नज़र डाली और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। इसी समय सफेद सूट पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और मेडिकल हॉल के कई कर्मचारी घबरा गए और दौड़कर वहां पहुंचे। सफेद सूट पहने यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति फिलिप स्टील नाम का एक चिकित्सक था, जो 100 हर्ब्स रेजिडेंस में कार्यरत चिकित्सकों में से एक था। उनकी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं उत्कृष्ट थीं और इलाके में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। सर, क्या हुआ? फिलिप स्टील ने जल्दबाजी में पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और मैंने खाना खाने के कुछ ही देर बाद सड़क पर टहलने का फैसला किया, लेकिन अचानक चलते चलते मेरी पत्नी बेहोश हो गई। फिलिप स्टील ने कहा, जल्दी करो और अपनी पत्नी को बिस्तर पर लिटा दो। ठीक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और जल्दी से अधेड़ उम्र की महिला को मेडिकल हॉल में मौजूद बिस्तरों में से एक पर लिटा दिया। फिर फिलिप स्टील ने अधेड़ उम्र की महिला की नब्ज जांचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कुछ मिनट बाद फिलिप स्टील ने उसका हाथ छोड़ दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? फिलिप स्टील ने जवाब दिया, आपकी पत्नी को खाने की एलर्जी के कारण सदमा लगा है। अरे, क्या मेरी पत्नी ठीक रहेगी? अधेड़ उम्र का वह आदमी अचानक डर के मारे उछल पड़ा। चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी खतरे में नहीं है। औषधीय सूप का एक कटोरा पीने के बाद वह जाग जाएगी। फिलिप स्टील ने आत्मविश्वास से हाथ हिलाया और फिर एक कर्मचारी को आदेश दिया, जल्दी करो और 8 खजाने वाले सूप का एक कटोरा ले आओ। हाँ, एक कर्मचारी ने सिर हिलाया और फिर औषधीय सूप तैयार करने के लिए जल्दी से चला गया। सर, निश्चिंत रहिए, डॉक्टर स्टील यहाँ के एक प्रसिद्ध पारंपरिक चिकित्सक हैं। अगर स्टील ने कहा कि यह ठीक है, तो निश्चित रूप से ये ठीक है। जी हाँ, डॉक्टर के साथ स्टील ट्रीटमेंट से आपकी पत्नी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। सभी दर्शक सहमति में बोले। ये शब्द सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक आवाज सुनाई दी, अरे, एक नीम हकीम लोगों को गुमराह कर रहा है। कौन बातचीत कर रहा है? फिलिप स्टील ने चारों ओर देखने के लिए मुड़ते ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं। बाकी सबने भी उधर देखा। भीड़ हट गई और अर्नव बाहर निकल आए। बच्चे, तुम किसे नीम हकीम कह रहे हो? फिलिप स्टील ने ठंडे लहजे में पूछा। लायनल येगर ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? बेशर्म। फिलिप स्टील के कुछ बोलने से पहले ही उनके बगल में काम कर रहे एक मजदूर का दम घुट गया। बच्चे, डॉक्टर स्टील इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पारंपरिक चिकित्सक हैं। उन्होंने अनगिनत रोगियों का इलाज किया है। आप उन्हें झोलाछाप डॉक्टर कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? अर्नव ने उदासीनता से कहा, यह आदमी मरीज की स्थिति को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाया है, फिर भी एक निष्कर्ष पर पहुंच गया है। अगर वह झोलाछाप डॉक्टर नहीं है, तो क्या है? बिल्कुल बकवास। कर्मचारी चिल्लाया, एक पिल्ला जिसके बाल अभी पूरी तरह से नहीं उगे हैं, डॉक्टर से सवाल करने की हिम्मत कर रहा है। स्टील, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। युवक,
तुम्हें यहाँ अपना नाम कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर। स्टील की चिकित्सा क्षमताओं पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, भीड़ में से किसी ने कहा। बाकी भीड़ ने अर्नव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, उन्हें लगा कि वह सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने भी अर्नव को नाखुशी भरी नजरों से देखा। आज के युवा प्रसिद्धि पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, एक कर्मचारी ने कहा। इस बच्चे को डॉक्टर के काम में बाधा न बनने दें। स्टील के साथ जो बर्ताव किया गया है, उसे तुरंत बाहर निकाल दो। कई मजदूर तुरंत आगे आए और अर्नव को वहां से भगाने की तैयारी करने लगे। पकड़ना, फिलिप स्टील ने हाथ उठाते हुए कहा। चूंकि यह युवक मेरी चिकित्सा क्षमताओं पर सवाल उठा रहा है, इसलिए मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं, फिलिप स्टील, एक झोलाछाप डॉक्टर हूं या एक प्रसिद्ध डॉक्टर। ये सुनकर मजदूर पीछे हट गए। कुछ ही देर में औषधीय सूप लाने वाला कर्मचारी वापस लौटा और फिलिप स्टील को औषधीय सूप का एक कटोरा थमा दिया। फिलिप स्टील ने दवा का सूप लिया, उस अधेड़ उम्र की महिला को कुछ चम्मच सूप पिलाया और फिर कहा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में यह महिला जाग जाएगी। क्या ये सचमुच होने वाला है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति अचानक अत्यधिक प्रसन्न हो गया, उसकी आंखों में आशा की चमक थी। जल्द ही 5 मिनट बीत गए। हालांकि सभी के आश्चर्य के लिए अधेड़ उम्र की महिला नहीं जागी। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने आदरपूर्वक पूछा, डॉक्टर फिलिप, मेरी पत्नी अभी तक क्यों नहीं जाग उठी हैं? बाकी लोग भी असमंजस में दिख रहे थे। फिलिप स्टील ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, महोदय, कृपया कुछ और मिनट प्रतीक्षा करें, आपकी पत्नी जल्द ही जाग जाएंगी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया लेकिन और कुछ नहीं कहा। कुछ और मिनट बीत गए। अधेड़ उम्र की महिला अभी तक नहीं जागी थी। डॉक्टर फिलिप, क्या हो रहा है? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। यह अजीब है, क्या डॉक्टर फिलिप भी गलती कर सकते हैं? भीड़ में से किसी ने धीरे से कुछ कहा। फिलिप स्टील के चेहरे पर भाव और भी गंभीर होते गए। उन्होंने कहा, महोदय, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं अपने स्वामी को आपकी पत्नी की मदद के लिए बुलाने जाता हूं। ये कहकर फिलिप स्टील जल्दी से ऊपर की ओर भागा। उसके बाद शीघ्र ही फिलिप स्टील और एक मोटा ताजा बूढ़ा आदमी, जिसने ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था, जिसके बाल ग्रे थे, चेहरा गुलाबी था और शरीर गठीला था, सीढ़ियों से नीचे आया। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर क्लेंसी सचमुच मेडिकल हॉल में होंगे। भीड़ में हैरानी की एक लहर दौड़ गई। डॉक्टर क्लेंसी कौन है? किसी ने पूछा। सच में आपको नहीं पता कि डॉक्टर क्लेंसी कौन है? रिवर सिटी में 4 दिव्य चिकित्सक हैं। दिव्य सुई के राजा के रूप में प्रसिद्ध जॉन होलमैन पहले स्थान पर हैं, जबकि सिरिल क्लेंसी दूसरे स्थान पर हैं, जिन्हें 100 जड़ी बूटियों के राजा के रूप में जाना जाता है। किसी ने समझाया। इसलिए सबके सामने खड़ा गोल मटोल बूढ़ा व्यक्ति सिरिल क्लेंसी था, जो नदी शहर के 4 महान दिव्य चिकित्सकों में दूसरे स्थान का 100 जड़ी बूटियों का राजा था। सभी लोग सिरिल क्लेंसी को श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मास्टर, इस महिला को खाने की एलर्जी के कारण सदमा लगा था, लेकिन 8 रत्नों का सूप पीने के बाद भी वह क्यों नहीं उठी? फिलिप ने आदरपूर्वक सिरिल क्लेंसी से पूछा। सिरिल क्लेंसी आगे बढ़े। पहले उन्होंने अधेड़ उम्र की महिला के रंग रूप को देखा और फिर उनकी नब्ज महसूस की। कुछ मिनट बाद सिरिल क्लेंसी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से से फिलिप को घूरने लगा। उन्होंने डांटते हुए कहा, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। फिलिप, आपने इस महिला की स्थिति को पूरी तरह से समझे बिना ही निष्कर्ष निकाल लिया है। ये एक महत्वपूर्ण मामला है जो मानव जीवन से जुड़ा है। आप यूं ही अंधाधुंध कार्रवाई नहीं कर सकते। ये शब्द सुनकर फिलिप हक्का बक्का रह गया। क्या चल रहा है? गुरु के शब्द उस युवक के शब्दों से बिल्कुल मेल क्यों खाते थे? क्या उन्होंने वास्तव में गलत निदान किया था? अपने माथे से पसीना पोंछते हुए फिलिप ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, गुरुजी, क्या आप कृपया मार्गदर्शन कर सकते हैं? सिरिल क्लेंसी ने कहा, वास्तव में इस महिला को खाने की एलर्जी के कारण सदमा लगा है, लेकिन इसके कारण उनकी पाचन क्रिया भी बाधित हो गई है। यदि इसका तुरंत समाधान न किया जाए तो इससे पेट दर्द और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अष्टम गुणों वाला सूप समस्या का समाधान नहीं कर सकता, उसे रक्त संचार बढ़ाने वाला सूप पीने की जरूरत है। शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो गया है। फिलिप स्टील ने सिरिल क्लेंसी के सामने झुककर गहरा सम्मान व्यक्त किया। एक कर्मचारी झटपट सूप बनाने चला गया। अर्नव ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इस मेडिकल हॉल में सभी डॉक्टर अक्षम नहीं हैं। सिरिल क्लेंसी ने अर्नव की ओर उत्सुकता से देखा, ये लड़का कौन है? अध्याय 9, गंभीर बीमारी के लिए शक्तिशाली दवा की आवश्यकता होती है। फिलिप स्टील ने तुरंत सिरिल क्लेंसी को बताया कि अभी अभी क्या हुआ था। फिलिप स्टील की बातें सुनने के बाद सिरिल क्लेंसी ने अर्नव की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा,
बच्चे, जमीन पर रहो और अपनी थोड़ी बहुत चिकित्सीय कुशलता का हर जगह प्रदर्शन मत करो, ये सोचकर कि तुम अद्भुत हो। आपको ये जानना होगा कि हमेशा आपसे बेहतर लोग मौजूद होते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे अधिक कुशल हैं। उनके विचार में, अर्नव इतना छोटा था कि उसे मेडिकल छात्र होना चाहिए था, जो चिकित्सा कौशल के अपने सीमित ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हो। वहां मौजूद लोगों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई, उन्हें लगा कि सिरिल क्लेंसी की बातें तर्कसंगत थीं। अर्नव ने बस कंधे उचका दिए और कुछ नहीं कहा। अगर वह ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वह बीच में दखल नहीं देता। इसके अलावा, उन्हें अपने चिकित्सा कौशल पर बेहद भरोसा था। इस दुनिया में, उसे डर था कि नील कूंट्ज के अलावा कोई भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। कुछ ही देर में अस्पताल के कर्मचारी द्वारा औषधीय सूप का एक कटोरा लाया गया। हालांकि, जब उसने औषधीय सूप की गंध सूंघी, तो अर्नव ने फिर से भौहें सिकोड़ी। यह सही नहीं है। दवा वाला सूप अभी भी ठीक नहीं था। सिरिल क्लेंसी ने औषधीय सूप लिया और उसे अधेड़ उम्र की महिला को पिलाने ही वाला था। अर्नव ने जल्दबाजी में बीच में ही टोकते हुए कहा, यह अभी भी गलत है, यह अभी भी गलत है। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, वहां मौजूद सभी लोगों ने दोबारा देखा। फिलिप स्टील अचानक गुस्से में आ गया। अरे बच्चे, क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? आपने मुझसे सवाल किए, और अब आप मेरे गुरु से सवाल करने की हिम्मत कर रहे हैं। मेरे गुरु 100 जड़ी बूटियों के राजा हैं। पूरे नदी नगर में, यहाँ तक कि प्रांतीय नगर में भी, मेरे गुरु औषध विज्ञान में दूसरे स्थान पर हैं, और कोई भी पहले स्थान पर आने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि रिवर सिटी के 4 महान दिव्य चिकित्सकों में से प्रथम एल्डर होलमैन भी मेरे गुरु से थोड़ा ही कमतर हैं। बच्चे, अगर तुम खाली हो तो अभी चले जाओ और दिव्य डॉक्टर क्लेंसी को मरीजों का इलाज करने से मत रोको। बच्चे, जब दिव्य डॉक्टर क्लेंसी लोगों की जान बचा रहे थे और मरीजों का इलाज कर रहे थे, तब तुम शायद अभी भी मिट्टी से खेल रहे थे। जल्दी करो और चले जाओ, कोई गड़बड़ मत करो। वहां मौजूद सभी लोगों ने खुलकर अपनी राय व्यक्त की, और अर्नव के प्रति उनकी निगाहें और भी अधिक शत्रुतापूर्ण हो गईं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा भी पीला पड़ गया। अगर वह इतना धैर्यवान न होता, तो वह बच्चे को भगा देना चाहता। अर्नव ने उपहास करते हुए कहा, अगर यह गलत है, तो ये गलत है। क्या मुझे ये कहने की अनुमति नहीं है? सिरिल क्लेंसी अचानक क्रोधित हो गए। उसने चिल्लाकर कहा, बच्चे, तुमने मुझ पर शक किया था, है ना? ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं। हम किस बात पर दांव लगा रहे हैं? अर्नव को भी इसमें दिलचस्पी हो गई। सिरिल क्लेंसी ने कहा, अगर सूप की इस कटोरी से इस महिला की हालत में सुधार हो सकता है और वह होश में आ सकती है, तो आपको मुझसे तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अगर आप हार गए तो क्या होगा? अर्नव ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिरिल क्लेंसी ने कहा, अगर मैं हार गया, तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। सौदा। अर्नव ने सहमति में सिर हिलाया। वीर ने अर्नव को तिरस्कारपूर्ण चेहरों से देखा, ये सोचते हुए कि वह अपनी ही सीमाओं से पूरी तरह अनजान है। जिस बच्चे के बाल भी ठीक से नहीं उगे थे, उसने डिवाइन डॉक्टर क्लेंसी के साथ शर्त लगाने की हिम्मत की। क्या ये मुसीबत को न्योता देना नहीं था? सिरिल क्लेंसी ने अर्नव की बात अनसुनी कर दी और जल्दी से उस अधेड़ उम्र की महिला को औषधीय सूप के कुछ चम्मच पिला दिए। इसके बाद सिरिल क्लेंसी ने अपना सिर ऊंचा किया और कहा, 3 मिनट से भी कम समय में यह महिला जाग जाएगी। वीर ने सहमति में सिर हिलाया। क्योंकि डिवाइन डॉक्टर क्लेंसी ने ऐसा कहा था, इसलिए यह सही ही होगा। समय बीतता गया और 3 मिनट पलक झपकते ही गुजर गए। उन्होंने बिस्तर पर लेटी अधेड़ उम्र की महिला को देखा, जिसके चेहरे की रौनक लौट रही थी, पसीना आना बंद हो गया था और वह कुल मिलाकर काफी बेहतर दिख रही थी। दिव्य डॉक्टर क्लेंसी सचमुच अद्भुत हैं। सिर्फ एक कटोरी औषधीय सूप से ही इसका असर दिखने लगता है। क्या ऐसा नहीं है? जैसे ही डिवाइन डॉक्टर क्लेंसी कोई कदम उठाते हैं, आपको उनकी शक्ति का एहसास हो जाता है। आसपास के सभी लोगों ने प्रशंसा और चापलूसी की। सिरिल क्लेंसी बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने अर्नव की ओर एक घमंडी नजर भी डाली। हालांकि, सभी के आश्चर्य के लिए, 3 मिनट बीत जाने के बाद भी अधेड़ उम्र की महिला नहीं जागी थी। हे दिव्य चिकित्सक क्लेंसी, मेरी पत्नी अभी तक क्यों नहीं जागी? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की चिंता और बढ़ गई, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। फिलिप स्टील ने आश्वस्त करते हुए कहा, श्रीमान, चिंता न करें, आपकी पत्नी जल्द ही जाग जाएंगी। महोदय, डिवाइन डॉक्टर क्लेंसी के चिकित्सा कौशल पर कोई संदेह नहीं है। बस थोड़ा और इंतजार करो। आसपास मौजूद लोगों ने भी अपनी बात रखी और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चिंता न करने के लिए कहा। ठीक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। समय धीरे धीरे बीतता गया और 3 मिनट और गुजर गए। लेकिन अधेड़ उम्र की महिला अभी भी होश में नहीं आई थी। अब सिरिल क्लेंसी चैन से नहीं बैठ सकते थे। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह अजीब है, क्या मैंने वाकई कोई गलती की है? हे ईश्वर क्लेंसी, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? वह अभी तक क्यों नहीं जागी?
अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति चिंता से पसीना बहा रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वहां मौजूद अन्य लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि डिवाइन डॉक्टर क्लेंसी ने वाकई कोई गलती की हो? महोदय, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी की दोबारा जांच कर लूंगा। सिरिल क्लेंसी ने अपना हाथ उठाया और फिर से उस अधेड़ उम्र की महिला की नब्ज जांची। लेकिन उसकी नब्ज देखने के बाद सिरिल क्लेंसी की भौहें और भी गहरी हो गईं। गुरुजी, यह। फिलिप स्टील भी थोड़ा घबराया हुआ था। बात मत करो, मुझे सोचने दो, सिरिल क्लेंसी ने चिड़चिड़ाते हुए डांट लगाई। अर्नब ने आह भरी, सिर हिलाया और सीधे कहा, बूढ़े आदमी, इस महिला को 1-2 साल से खाने से एलर्जी है और उसके पेट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कहावत है कि गंभीर बीमारी के लिए मजबूत दवा की आवश्यकता होती है। रक्त संचार बढ़ाने वाले सूप में 2 प्रकार की औषधीय सामग्रियों की खुराक बढ़ानी चाहिए। अरे, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है ना? एक कर्मचारी क्रोधित हो गया। लेकिन सिरिल क्लेंसी को कुछ सूझा, उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने जल्दी से पूछा, वे 2 औषधीय सामग्रियां कौन सी हैं? अर्नब ने जोर से कहा, मुलेठी की जड़ और शिसिंद्रा। थप्पड़। सिरिल क्लेंसी ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और उत्साह से कहा, ठीक है, ठीक है। मुझे बस ऐसा लगा कि उस औषधीय सूप में कुछ कमी थी। तो ये बात है, तो ये बात है। ये कहते हुए सिरिल क्लेंसी ने झटपट कटोरा फिलिप स्टील को सौंप दिया और कहा, फिलिप, जल्दी से इस औषधि सूप में 2 इकाई मुलेठी की जड़ और 3 इकाई शिसिंद्रा मिला दो। हाँ। फिलिप स्टील ने कटोरा लिया और जल्दी से वहां से चले गए। इस क्षण वहां मौजूद लोगों ने एक बार फिर आश्चर्य भरी निगाहों से अर्नब की ओर देखा। क्या वाकई उसी ने एक बार फिर सही अनुमान लगाया था? लेकिन अभी अभी डिवाइन डॉक्टर क्लेंसी के चेहरे के भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि अर्नब ने उन्हें सही दिशा दिखाई थी। क्या ये बच्चा डिवाइन डॉक्टर क्लेंसी से भी बेहतर था? कुछ ही समय में फिलिप स्टील कटोरा वापस लेकर आया और उसे सिरिल क्लेंसी को सौंप दिया। सिरिल क्लेंसी ने कटोरा लिया और तुरंत उस अधेड़ उम्र की महिला को औषधीय सूप के कुछ और चम्मच पिला दिए। लगभग 3 मिनट और इंतजार करने के बाद पहले बेहोश पड़ी अधेड़ उम्र की महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह जाग गई है, मैडम जाग गई हैं। अद्भुत, ये सचमुच अद्भुत है। बस 2 औषधीय पदार्थों की अधिक मात्रा मिलाने से ही महिला की हालत में सुधार हो गया। भीड़ ने खुशी से जयकार की। डीन, मेरे साथ क्या हुआ? अधेड़ उम्र की महिला ने अधेड़ उम्र के पुरुष की ओर देखा और असमंजस में पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से अधेड़ उम्र की महिला को उठने में मदद की और धीरे से कहा, मैंडी, अभी अभी तुम खाने की एलर्जी के कारण सदमे में थी। आपको दिव्य डॉक्टर क्लेंसी ने बचाया था। जल्दी करो और डिवाइन डॉक्टर क्लेंसी को धन्यवाद दो। 10 अध्याय 010 दुकान का खजाना। अधेड़ उम्र की महिला ने जल्दी से धन्यवाद व्यक्त किया। धन्यवाद, दिव्य डॉक्टर क्लेंसी। धन्यवाद, दिव्य डॉक्टर क्लेंसी। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति भी जल्दी से आगे बढ़कर धन्यवाद देने लगा। एक आह भरते हुए सिरिल क्लेंसी ने पास ही खड़े अर्नब की ओर इशारा किया और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, महोदय, इस बार आपकी पत्नी को मैंने नहीं, बल्कि इस युवक ने बचाया है। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति जल्दी से चलकर आया, अर्नब को झुककर प्रणाम किया और बोला, धन्यवाद, युवक, मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए। फिर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से अपनी जेब से एक चेक और एक कार्ड निकाला, उन्हें अर्नब को सौंप दिया और कहा, युवक, मेरा नाम स्टीवन लेविन है। ये 20 लाख का चेक है। साथ ही ये हमारे ड्रंकन रिवर मून वाइनरी का डायमंड मेंबरशिप कार्ड है। अब से आप किसी भी ड्रंकन रिवर मून वाइनरी में मुफ्त भोजन का आनंद ले सकते हैं। क्या ये सज्जन ड्रंकन रिवर मून वाइनरी के संस्थापक स्टीवन लेविन हो सकते हैं? मैंने सुना है कि ड्रंकन रिवर मून वाइनरी एक हाई एंड रेस्टोरेंट है। एक भोजन की कीमत कम से कम कई हजार या दसियों हजार होती है। इसके अलावा ड्रंकन रिवर मून वाइनरी ने रिवर सिटी में पहले ही कई शाखाएं खोल दी हैं और अन्य शहरों में भी विस्तार किया है। भीड़ ने आश्चर्य से चीख मारी और ईर्ष्या भरी निगाहों से अर्नब को देखा। इतने बड़े व्यक्ति से जान पहचान होने से भविष्य में समृद्धि आ सकती है। अर्नब ने कोई दिखावा नहीं किया, चेक और सदस्यता कार्ड स्वीकार किया और उन्हें सहजता से अपनी जेब में रख लिया। स्टीवन लेविन ने अपनी आंखों में प्रशंसा का भाव दिखाते हुए पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, युवक? लायनल येगर ने उत्तर दिया, मेरा नाम लायनल येगर है। स्टीवन लेविन ने सिर हिलाया और कहा, श्रीमान येगर, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे दोस्त बनाना पसंद है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमारी और भी बातचीत हो सकेगी। उनके विचार में अर्नब के चिकित्सा कौशल सिरिल क्लेंसी से भी बेहतर थे, जिसने उन्हें वास्तव में एक दिव्य चिकित्सक बना दिया। उससे दोस्ती करना फायदेमंद था। अर्नब को भी स्टीवन लेविन एक अच्छा व्यक्ति लगा और उन्होंने उसके साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया।
इसी समय सिरिल क्लेंसी भी पास आए और आह भरते हुए बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे युवा व्यक्ति में इतनी असाधारण चिकित्सा क्षमता होगी। मैंने अभी अभी काफी आपत्तिजनक बात कह दी। कृपया मेरी क्षमा स्वीकार करें। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े आदमी, आपकी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं वास्तव में काफी अच्छी हैं। हालांकि यदि आप पारंपरिक चिकित्सा में गहराई से उतरना चाहते हैं तो आपको विनम्र और शांत रहना चाहिए। सांसारिक प्रसिद्धि और धन को त्याग कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। सिरिल क्लेंसी ने एक छात्र की तरह सिर हिलाया। दिव्य डॉक्टर क्लेंसी, आप और श्रीमान दोनों, इस बार मेरी पत्नी की जान बचाने का श्रेय येगर को जाता है। कृपया इस चेक और सदस्यता कार्ड को स्वीकार करें। स्टीवन लेविन ने सिरिल क्लेंसी को $2 मिलियन का चेक और एक सदस्यता कार्ड भी सौंपा। क्लेंसी ने हाथ हिलाकर इनकार कर दिया और कहा, मैं इसके लायक नहीं हूं। स्टीवन लेविन ने कहा, दिव्य डॉक्टर क्लेंसी, मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। कृपया मुझे थोड़ी इज्जत दीजिए। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े आदमी, बस इसे स्वीकार कर लो। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और इससे सबक लेता हूं। सिरिल क्लेंसी ने हंसते हुए बिल और सदस्यता कार्ड स्वीकार कर लिया। जब मुझे बाद में थोड़ा समय मिलेगा तो मैं तुम दोनों को खाने पर ले जाऊंगा। स्टीवन लेविन ने उनका अभिवादन किया और फिर अपनी पत्नी के साथ मेडिकल हॉल से चले गए। उनके जाने के बाद अर्नव ने भी जाने की तैयारी शुरू कर दी। इतनी देर हो जाने के कारण उसने अभी तक कुछ खाया नहीं था। युवक, एक पल रुको। हालांकि सिरिल क्लेंसी ने अचानक अर्नव को रोक दिया। क्या कुछ और है? अर्नव असमंजस में दिखे। सिरिल क्लेंसी ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला, उसे अर्नव को दिया और कहा, युवक, मुझे ये नुस्खा एक प्राचीन चिकित्सा पुस्तक से मिला है। ऐसा कहा जाता है कि यह नींव को मजबूत करता है और जीवन को लंबा करता है। हालांकि जब मैंने नुस्खे के अनुसार औषधीय सूप तैयार किया और उसका सेवन किया तो इसका असर उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि समस्या कहाँ है। अर्नव ने नुस्खे को देखा और कहा, यह नुस्खा दवाओं के बादशाह लॉरेंस स्टील द्वारा छोड़ा गया होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी, यही लॉरेंस स्टील द्वारा छोड़ा गया नुस्खा है। सिरिल क्लेंसी ने उत्साह से सिर हिलाया। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्नव एक नज़र में नुस्खे के स्रोत को पहचान लेंगे। येगर ने कहा, पूरी दवा की विधि सही है, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली एक औषधीय सामग्री गलत है। कौन सा? सिरिल क्लेंसी ने जल्दी से पूछा। येगर ने कहा, अगर आप झुलसी हुई घास की जगह झुलसी हुई शीतकालीन फूल का प्रयोग करें तो नुस्खा सही हो जाएगा। नील कूंट्ज की पुस्तक द मेडिकल इमॉर्टल्स ट्रेजर में प्राचीन काल के प्रसिद्ध नुस्खों का संकलन किया गया था। उसमें लॉरेंस स्टील का प्रिस्क्रिप्शन भी दर्ज था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे एक नज़र में पहचान लिया। झुलसी हुई घास, झुलसा हुआ शीतकालीन फूल। सिरिल क्लेंसी ने मन ही मन बुदबुदाया और नुस्खे को कई बार देखा। अचानक अत्यधिक प्रसन्न होकर बोला, तो बात यह है। तो ये बात है, छोटे भाई, तुम सचमुच सच्चे दिव्य चिकित्सक हो। ये कहते हुए सिरिल क्लेंसी ने अर्नव के सामने गहरा प्रणाम किया और कहा, युवा भाई, मैं आपको अपना गुरु मानकर आपकी पूजा करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मेडिकल हॉल में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। रिवर सिटी के 4 प्रसिद्ध डॉक्टरों में दूसरे स्थान पर रहने वाले सिरिल क्लेंसी वास्तव में अपने एक युवा भाई को ही अपना गुरु मानकर उसकी पूजा करना चाहते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यही बच्चा असल में दिव्य चिकित्सक हो? येगर अचानक अवाक रह गया। हर कोई उनका शिष्य क्यों बनना चाहता है? दिन के समय बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखने वाली जॉन होलमैन उसे अपने स्वामी के रूप में पूजना चाहती थी, और रात के समय मोटे बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखने वाला सिरिल क्लेंसी भी ऐसा ही चाहता था। येगर के चुप रहने पर सिरिल क्लेंसी ने अपनी निगाहें घुमाई और कहा, मास्टर, क्या आप यहाँ दवा लेने आए हैं? हाँ। येगर ने सिर हिलाया और फिर कहा, अरे, मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है, इसलिए मुझे यूं ही उस नाम से मत बुलाओ। सिरिल क्लेंसी मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, आपको कौन सी दवा चाहिए? येगर असहाय महसूस कर रहा था। उसने एक औषधि का नुस्खा निकाला और उसे सिरिल क्लेंसी को सौंप दिया। सिरिल क्लेंसी ने पर्ची ली और यह जाने बिना कि ये किस लिए है, उसे काफी देर तक देखता रहा। हालांकि उन्होंने इसमें मौजूद अधिकांश औषधीय सामग्रियों को पहचान लिया था। तो उसने कहा, गुरुजी, मेरे पास वह 1000 साल पुराना मशरूम तो नहीं है जो आप चाहते हैं, लेकिन मेरे पास 100 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम है। वास्तव में? येगर की आंखें चमक उठीं। हालांकि 1000 साल पुराना मशरूम मिलना मुश्किल है, लेकिन इसके विकल्प के रूप में 100 साल पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडम का उपयोग करना असंभव नहीं है। येगर की रुचि देखकर सिरिल ने फिलिप स्टील से कहा, फिलिप, जाओ और वह 100 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम ले आओ। फिलिप स्टील का चेहरा बदल गया। गुरुजी, वह 100 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम हमारे भंडार का खजाना है।
सिरिल की आंखें चौड़ी हो गईं। जब तक आपके पूर्वज चाहें तो दुकान के खजाने की तो बात ही छोड़िए, अगर मैं ये चिकित्सा कक्ष आपके पूर्वज को दे दूं तो क्या होगा। येगर अपनी हंसी नहीं रोक सका, ये बूढ़ा आदमी बहुत ही मजाकिया था। हाँ मास्टर, फिलिप स्टील ने सिर हिलाया और जल्दी से ऊपर की ओर चला गया। थोड़े ही देर के बाद फिलिप स्टील बास्केटबॉल के आकार का एक लाल लकड़ी का बक्सा लेकर दौड़ता हुआ नीचे आया। सिरिल क्लेंसी ने डिब्बा लिया और उसे अर्नव को सौंप दिया। येगर ने डिब्बा लिया, उसे खोलकर अंदर देखा और उसे एक गैनोडर्मा ल्यूसिडम दिखाई दिया। हालांकि इसके औषधीय गुण 1000 साल पुराने मशरूम की तुलना में काफी कम थे, फिर भी ये काफी अच्छा था। येगर ने डिब्बा बंद किया और कहा, ये कितने का है? बस मुझे कीमत बता दो। सिरिल क्लेंसी हंसे और बोले, मालिक, मैं आपका पैसा कैसे ले सकता हूँ? मैं तुम्हें ये 100 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम दूंगा। बगल में खड़े फिलिप स्टील ने अपने दिल में उठ रहे दर्द को महसूस करते हुए अपने होंठों के कोनों को सिकोड़ा। उन्हें पता था कि सिरिल क्लेंसी ने नीलामी में 100 साल पुराने इस गैनोडर्मा ल्यूसिडम को खरीदने के लिए 10 मिलियन खर्च किए थे। अब तो इसे मुफ्त में दे दिया गया है, भला इससे नुकसान कैसे नहीं होगा।